वेलकम स्टूडेंट्स, एकलव्य आईएएस कोचिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर रॉय और आज जो हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में वो एक तो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स यानी कि पर परागन किस्म की जो फसलें हैं उसमें हम कौन से तरीके इस्तेमाल करते हैं उनके इम्प्रूवमेंट के लिए। इससे पहले हम स्वपरागित फसलों की जो विधियां हैं वो देखे हैं, जैसे कि मास सिलेक्शन, प्योर लाइन सिलेक्शन, पेडिग्री मेथड और बैक क्रॉस मेथड। ये मेथड्स हम देखे हैं इसके पहले वाले लेक्चर में। और आज हम क्रॉस पॉलिनेटेड या पर परागन किस्म वाली जो फसलें हैं उसमें क्या मेथड्स यूज़ करते हैं उसको देखेंगे। तो उसमें बेसिकली जो मेथड्स यूज़ किए जाते हैं उसमें बेसिकली दो मेथड हैं। एक मेथड है कि पूरे पॉपुलेशन का या पूरे समूह को सुधारना, उसमें कैसे हम सुधार कर सकते हैं, और दूसरा जो है हाइब्रिड वैरायटी बना करके या सिंथेटिक वैरायटी बना करके। तो इसमें जो हम पर परागन वाली फसलें हैं और स्वपरागन वाली फसलें हैं उसमें जो बेसिक डिफरेंस है कि उनका मोड ऑफ पॉलिनेशन यानी कि उनका जो परागन की जो विधि है और उसमें जो प्रजनन का जो होता है वो मेन डिफरेंस है। क्योंकि उसमें परागन जो है वो स्वपरागन है, क्योंकि खुद की ही फ्लावर के परागकण से उसी फ्लावर का वर्तिकाग्र या वर्तिका अंडाशय को निषेचित किया जाता है, जबकि पर परागन में किसी दूसरे पौधे का पराग आकर के उस पौधे के फ्लावर को निषेचित करता है। तो इससे जो डिफरेंस ये आता है कि जब खुद ही एक ही पौधा जो है उसी का फ्लावर का जो निषेचन उसी में तैयार होने वाले परागकण से हो रहा है, तो हमको निषेचन के लिए किसी दूसरे पौधे की आवश्यकता नहीं है। हम उसको अकेले में भी ग्रो कर सकते हैं। अकेले में कोई अच्छा पौधा छांट लिए उसको अलग से भी अगर हम ग्रो करेंगे तो उसमें निषेचन होगा, क्योंकि मेल फीमेल पार्ट दोनों उसी में है और उसी का निषेचन होगा और उससे बीज पैदा होंगे, उसको फिर हम अलग से लगा सकते हैं। तो उसमें किसी दूसरे पौधे की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो पर परागन वाली किस्में हैं इसमें जो है, इसमें जो नेचुरल तरीका है, जो नेचर का जो मेथड है, इनमें प्राकृतिक तरीका जो है प्रजनन का वो है पर परागन के द्वारा, यानी कि किसी दूसरे पौधे का पराग किसी दूसरे पौधे के फ्लावर को निषेचित करता है। तो इसमें कई विधियां हैं जिसके द्वारा ये प्रमोट होती हैं। इसको हम एक अलग से इसमें देखेंगे। तो इसमें ये होता है कि एक जब समूह है तो उसमें समूह में बहुत सारे पौधे हैं। मान लीजिए 1000, 1500, 2000 पौधे लगे हुए हैं, एक खेत है उसमें। तो उसमें किसी का भी फ्लावर का परागकण जो है किसी भी फ्लावर में जाकर के उसके वर्तिकाग्र में गिरता है और उसको निषेचित करता है। तो उसमें नॉर्मली मेल और फीमेल फ्लावर का जो मैच्योरिटी का समय है वो अलग अलग होता है, तो वो और प्रमोट करता है उसको। फ्लावर जो है खुल जाते हैं। जैसे मेज में हम देखेंगे कि मेल और फीमेल दोनों फ्लावर ही अलग अलग होते हैं मक्के में। तो यहाँ पर परागन का चांस जो है बहुत ज़्यादा रहता है और वही तरीका है। और उसमें एक और प्रॉब्लम ये होता है कि अगर उसको स्वनिषेचित किया जाए किसी तरीके से तो उसका जो परफॉर्मेंस है, उसकी जो पैदावार है वो सब काफ़ी घट जाती है, जिसको कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहा जाता है, जिसको हम अलग से देखेंगे। तो उसमें जो नेचुरल तरीका है जिससे उनकी पैदावार बनी रहती है, उनका ग्रोथ वगैरह अच्छा होता है, वो है पर परागन। तो इसलिए वहाँ हम अगर अकेले किसी पौधे का इम्प्रूवमेंट करते हैं या अलग से एक पौधा छांट करके उसको अलग से चाहते हैं कि ग्रो करें, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो समूह में ही ग्रो करते हैं और हर किसी का परागकण हर किसी फ्लावर जाके निषेचित कर सकता है खुले समूह में। तो हमको पूरे समूह को एक साथ इम्प्रूव करना पड़ता है। वहाँ अगर हम चाहें कि ये अगर मेरा फील्ड है और इसमें बहुत सारे प्लांट ऐसे लगे हैं, तो कोई एक प्लांट को अगर हम चाहें कि भाई ये प्लांट अच्छा दिख रहा है तो इसको मैं छांट लूँ और इसको अलग से ग्रो करूँ, तो ये पर परागन में ये संभव नहीं है, क्योंकि ये पर परागन वाली फसलें हैं। तो नेचुरल जो तरीका है वो शायद इसका पराग यहाँ जाके निषेचित करेगा, या इसका पराग इसको करेगा, इसका इसको करेगा। तो क्रॉस पॉलिनेशन में ये होता है। ओपन पॉलिनेशन इसको बोलते हैं, खुला बिल्कुल है। तो ओपन पॉलिनेशन वाली जो किस्में हैं उनमें आपको पूरे पॉपुलेशन को एक साथ इम्प्रूव करना पड़ेगा। क्योंकि मान लीजिए ये पौधा अच्छा नहीं है, हमने इधर कुछ पार्ट को, कुछ पॉपुलेशन को इम्प्रूव किया, कुछ जो है ख़राब है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि उसका पराग कोई आकर के जो अच्छे वाले को निषेचित कर दे, तो जो अल्टीमेट रिजल्ट आएगा अगली पीढ़ी में वो अच्छा नहीं आएगा। तो आपको पूरे पॉपुलेशन को इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो जो स्वपरागन वाली फसलें हैं उसमें आप सिंगल प्लांट सिलेक्शन करते हैं, एक पौधा जो सबसे बेस्ट है उसको छांट के उसको लेके आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको वो कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा, यहाँ आपको पॉपुलेशन को इम्प्रूव करना पड़ता है। तो जो बेसिक अप्रोच में जो डिफरेंस है, यानी कि
की जो तरीका है उसमें जो बेसिक डिफरेंस है इसमें ये है कि आप यहाँ पर एक सिंगल पौधे को छांटते हो और उसमें इम्प्रूवमेंट करते हो, या इम्प्रूवमेंट करने के बाद एक सिंगल पौधा छांटते हो, पर यहाँ पर आपको पूरे पॉपुलेशन को एक साथ इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो अगर पूरे पॉपुलेशन को एक साथ इम्प्रूव करना है तो इम्प्रूव करने का मतलब क्या है, उसमें अच्छे जीन्स लाना, जिससे अच्छे लक्षण मीन्स जो डिज़ायरेबल हैं, जो ह्यूमन काइंड के लिए, मनुष्य के लिए जो ज़रूरी है, ऐसे जीन्स को उसमें लाना। तो जीन्स को लाएंगे कैसे, मतलब पूरे पॉपुलेशन में वो जीन्स की संख्या बढ़े, किसी 1 2 3 4 पौधे में नहीं बढ़े बल्कि पूरे समूह में वो जीन की संख्या बढ़े। तो या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जीन की फ्रीक्वेंसी बढ़े। जो गुड जीन्स है, अच्छे जीन्स है, डिज़ायरेबल जीन्स है, उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो पूरे पॉपुलेशन में इंक्रीज़ हो। तो जो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, परपरागन वाली फसलें हैं, इनका जो बेसिक अप्रोच होता है वो है कि पूरे पॉपुलेशन को इम्प्रूव करना। कैसे करना, उसमें डिज़ायरेबल जीन्स या जो अच्छे जीन्स हैं उनकी संख्या बढ़ाकर, उनकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाकर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 2-3 मेथड्स हैं जिसको हम देखेंगे, जो कि आपके सिलेबस में है, जिसमें एक है रिकरेंट सिलेक्शन, उसके कई प्रकार हैं, और दूसरा है हाइब्रिड बनाना या सिंथेटिक बनाना। ये 2-3 मेथड्स हैं जिसको हम देखेंगे। पर उसमें जाने से पहले हम कुछ टर्म्स देखेंगे जो उसमें इस्तेमाल होते हैं। एक टर्म उसमें बहुत कॉमनली यूज़ होता है, कंबाइनिंग एबिलिटी। तो कंबाइनिंग एबिलिटी क्या है? कंबाइनिंग एबिलिटी बोलता है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लाइन है जिसका ए लाइन है या एक किस्म का लाइन है, तो इसकी कंबाइनिंग एबिलिटी का क्या मतलब है? कंबाइनिंग एबिलिटी मतलब इसको मैं सपोज़ 1 2 3 4 5 6 ऐसे कई अलग अलग पौधों के साथ में इसका अगर मैं क्रॉसिंग करता हूँ, तो अगर हर क्रॉस का मैं इसके साथ इसको क्रॉस किया, इसके साथ किया, इसके साथ किया, इसके साथ किया, सबके साथ में क्रॉस किया, तो जो मुझे अगली पीढ़ी मिल रही है उस पीढ़ी में सबका परफॉर्मेंस अगर अच्छा है, तो इसका मतलब ये वाला जो है ये सबके साथ अच्छा इसका कॉम्बिनेशन बन रहा है, सबके साथ इसका कॉम्बिनेशन अच्छा बन रहा है, अगर ये सबके साथ अच्छा कॉम्बिनेशन हो रहा है। इसके विपरीत अगर मैं देख रहा हूँ कि ये ए के साथ जो ये वाला क्रॉस है, इसका जो अगली पीढ़ी है वो अच्छा कर रही है और ये अच्छा कर रही है, तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर दोनों के साथ इसका कॉम्बिनेशन अच्छा हो रहा है, इसकी कॉम्बाइनिंग एबिलिटी अच्छी है। तो ये एक टर्म है जो आगे बार बार यूज़ होगा जब हम हाइब्रिड को देखेंगे या रिकरेंट सिलेक्शन को देखेंगे। तो कंबाइनिंग एबिलिटी मतलब उसके साथ संयोजन करने की उसकी क्षमता कितनी है। तो इसको डिफ़ाइन करते हैं कि कोई भी कल्टीवार है या कोई भी पेरेंट जिसको हम लिए हैं, जनक जिसको हम लिए हैं क्रॉसिंग प्रोग्राम में, तो कंबाइन करने की मतलब दूसरे के साथ संयोजन करने की उसकी क्षमता कैसी है, तो उसको हम उसकी कंबाइनिंग एबिलिटी बोलते हैं। जिससे कि अगर किसी की कंबाइनिंग एबिलिटी सबके साथ अच्छी आ रही है तो वो उसको उसमें मतलब जो जीन्स हैं वो अगली पीढ़ी में आसानी से ट्रांसफ़र हो सकेंगे। तो कंबाइनिंग एबिलिटी को हम कैसे देखते हैं, एस्टीमेट करते हैं उसके वैल्यूज़ को, मतलब उसकी पैदावार कितनी है, पर एकड़ कितना यील्ड आ रहा है या पर हेक्टर कितना पैदावार आ रहा है, उसमें कितने दिन में फ्लावरिंग आ रही है, कितना उसमें नंबर ऑफ़ पॉड्स कितने आ रहे हैं, मतलब एक पेड़ में कितनी फलियां बन रही हैं, कितने बीज बन रहे हैं, ये सब अलग अलग चीज़ों से हम उसका मेज़र करते हैं कि उसका परफॉर्मेंस औसत निकालते हैं, सबका साथ क्रॉस बना करके उसका औसत हम देखते हैं। तो कंबाइनिंग एबिलिटी जो है एक एस्टीमेट है कि वैल्यू ऑफ जीनोटाइप, उस जीनोटाइप की वैल्यू कितनी है। अगर मान लीजिए कोई मेरे पास एक जीनोटाइप है या किस्म है ए जो 8-10 के साथ क्रॉस बना के देख रहा हूँ कि सबके साथ वो बहुत अच्छा उसका कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो मतलब इसका वैल्यू, इसकी जीनोटाइपिक वैल्यू में हम बोलेंगे अच्छा है, ये सबके साथ अच्छा कॉम्बिनेशन कर रहा है। तो कंबाइनिंग एबिलिटी मतलब दूसरों के साथ कंबाइन करने की या उसके साथ क्रॉस बनाने से जिसका जो रिज़ल्ट आ रहा है वो कितना अच्छा है। तो ये 2 तरह का जनरली होता है, एक जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी और दूसरा होता है स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी। जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी मतलब इन जनरल किसी के साथ भी उसका क्रॉस बनाऊंगा तो उसका जो पीढ़ी है वो अच्छी बनेगी, उसमें कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं। और स्पेसिफिक मतलब अगर मैं 5 के साथ क्रॉस उसका बना रहा हूँ उस जीनोटाइप का, तो कोई 1 के साथ या 2 के साथ वो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, बाकी के साथ क्रॉस उसका अच्छा नहीं बैठ रहा है, तो वो फिर बोलेंगे कि वो स्पेसिफिक, उस क्रॉस के लिए वो स्पेसिफिक है। तो ये 2 तरह का कंबाइनिंग एबिलिटी नॉर्मली होता है। ये उसका डेफिनीशन एक है जो
प्राग और टैटम ने दिया था। उसने जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी को एक बोला था कि एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ ए लाइन, मतलब कोई एक जीनोटाइप मेरे पास है, एक किस्म है, वो ऑन एन एवरेज दूसरों के साथ जब हम उसका क्रॉस करते हैं तो वो कैसा परफॉर्म करती है। तो जिनमें हाई एवरेज कंबाइनिंग एबिलिटी है, मतलब सबके साथ वो अच्छा कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो उनके क्रॉसेस जो है अच्छे होंगे, उनको हम किसी भी क्रॉस प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। वो कंबाइन, उनमें एबिलिटी है, पोटेंशियल है टू कंबाइन वेल, दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन करने का उनका पोटेंशियल जो है नॉर्मली अच्छा होता है। एक टर्म आता है इनब्रेड लाइन, जो कि हाइब्रिड में आता है। हाइब्रिड को जब बनाते हैं तो उसमें इनब्रेड लाइन पहले तैयार करना पड़ता है, तो इनब्रेड लाइन बार बार आएगा। तो इनब्रेड लाइन क्या होता है, ये होमोजाइगस जीनोटाइप्स होते हैं। होमोजाइगस मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम में सेम एलील है, सेम जीन है। तो होमोजाइगोसिटी कैसे बढ़ेगी, हम पहले के लेक्चर में हम देखें, जब हम सेल्फिंग करते हैं तो होमोजाइगोसिटी बढ़ती है। एक जनरेशन में एक बार सेल्फिंग करने से होमोजाइगोसिटी लगभग 50% से बढ़ती है। तो इनब्रेड लाइंस जो होते हैं वो होमोजाइगस लाइंस होते हैं। उनको तैयार कैसे किया जाता है, रिपीटेड सेल्फिंग के द्वारा। बार बार हम सेल्फिंग करते जाते हैं। सेल्फिंग करके जो लाइन तैयार होती है अल्टीमेटली उसको हम इनब्रेड लाइन बोलते हैं। ये सेल्फिंग जो है नियरली 6 से 7 बार किया जाता है, ताकि सारे जीन्स जो है वो होमोजाइगस कंडीशन में आ जाए। और हर जनरेशन में जब सेल्फिंग करने के लिए हम चुनाव करते हैं तो उन पौधों को चुनते हैं जिसमें वो लक्षण मौजूद हैं जिनको कि हम ब्रीडिंग प्रोग्राम में या जिनको हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो वो लक्षण जिनमें मौजूद हैं उनको छांटते हैं, उनका सेल्फिंग करते हैं, फिर अगली पीढ़ी लगाते हैं। मान लीजिए एक पौधे को छांटा, उसमें सेल्फिंग किया, स्वनिषेचन किया, उसमें जो बीज बने उनको लगाया अगली पीढ़ी में, उसमें उन्हीं पौधों को छांटे जिसमें वो लक्षण मौजूद है जिसको हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, फिर उनको फिर से सेल्फिंग किया, फिर से लगाया। ऐसा कर करके हम आगे बढ़ते जाते हैं और 6-7 जनरेशन में जब पूरा होमोजाइगस हो जाता है तो वो एक इनब्रेड लाइन तैयार होता है। तो इसका इस्तेमाल जो है हाइब्रिड वैरायटी और सिंथेटिक वैरायटी, कंपोजिट वैरायटी बनाने में किया जाता है। सिंगल क्रॉस जिसको फर्स्ट जनरेशन हाइब्रिड बोलते हैं, मतलब कि 2 पेरेंट हैं, 2 जो हमारे पास पेरेंट है ए और बी, तो इनसे जो क्रॉस करने के बाद जो F1 मिला, इसको हम सिंगल क्रॉस हाइब्रिड बोलते हैं, या इस क्रॉस को हम सिंगल क्रॉस बोलते हैं। तो नॉर्मली इन 2 जो पेरेंट्स को यूज़ किया जाता है क्रॉस बनाने में, वो नॉर्मली इनब्रेड लाइंस होते हैं। तो जब 2 इनब्रेड लाइंस का क्रॉस मैं बना रहा हूँ, मान लीजिए इनब्रेड 1 और इनब्रेड 2, ऐसा 2 लाइन है जिसको क्रॉस करके जो F1 मेरे को मिल रहा है, ये सिंगल क्रॉस हुआ और इसको हम बोलते हैं सिंगल क्रॉस हाइब्रिड। इसको हम बोलते हैं सिंगल क्रॉस हाइब्रिड। तो बिटवीन 2 सिलेक्टेड एंड यूजुअली इनब्रेड लाइंस, मतलब 2 सिलेक्टेड जनक या पेरेंट, जो पेडिग्री मेथड में भी जैसे हम देखे हैं कि 2 जनक को हम चुनते हैं, फिर उनमें क्रॉसिंग कराते हैं। मेंडल ने भी अपने प्रयोग में 2 पेरेंट्स का चुनाव किया था, एक लंबा, एक बौना, एक लाल, एक पर्पल फ्लावर वाला, एक वाइट फ्लावर वाला। तो जो जनक हम चुनाव करते हैं उनके बीच में जब हम क्रॉस बनाते हैं तो उसको हम नॉर्मली सिंगल क्रॉस बोलते हैं, और ऐसा जो हाइब्रिड मिलता है उसको सिंगल क्रॉस हाइब्रिड बोला जाता है। पर क्रॉस पॉलिनेटेड की जब हम बात करते हैं तो ये जो 2 पेरेंट्स होते हैं नॉर्मली दे आर इनब्रेड लाइंस, तो 2 इनब्रेड के बीच का क्रॉस उसको हम सिंगल क्रॉस बोलेंगे। डबल क्रॉस, जब क्रॉस बिटवीन फर्स्ट जनरेशन हाइब्रिड्स और 4 सेपरेट इनब्रेड लाइंस, मान लीजिए हमारे पास 4 अलग अलग इनब्रेड लाइन है, A, B, C और D। तो ये 4 अलग अलग लाइन हैं, तो पहले हम A और B के बीच क्रॉस करेंगे और C और D के बीच क्रॉस करेंगे। तो इस क्रॉस से जो मिलेगा ये F1, और इस क्रॉस से जो हमको मिलेगा F1, ये सिंगल क्रॉस हुआ। ये जो हाइब्रिड हुआ वो सिंगल क्रॉस हाइब्रिड, ये भी एक सिंगल क्रॉस, ये सिंगल क्रॉस हाइब्रिड। इनके बीच में जो हम क्रॉस करेंगे, क्रॉस करके यहाँ जो हमको मिलेगा ये डबल क्रॉस हुआ। 2 इनब्रेड लाइंस का क्रॉस, फिर उनका जो प्रोजेनी मिला है उसके बीच में जो क्रॉस हुआ, ये एक डबल क्रॉस हुआ। इस पूरे को हम बोलते हैं डबल क्रॉस। तो 4 अलग अलग इनब्रेड लाइन हैं, तो डबल क्रॉस जब बनाएंगे तो उसमें कितने इनब्रेड लाइंस होंगे? 4 होंगे, 1 2 3 4। 2 का एक क्रॉस बनाएंगे, बाकी 2 का एक क्रॉस बनाएंगे, उनसे जो मिला उनका फिर से क्रॉस बनाएंगे। तो ये जो है ये डबल क्रॉस हाइब्रिड हुआ। तो ये जो हाइब्रिड तैयार होता है इसको हम बोलते हैं डबल क्रॉस हाइब्रिड।
तो ये वाला हमारा डबल क्रॉस हाइब्रिड हुआ। तो डबल क्रॉस बनाने के लिए पहले 2 सिंगल क्रॉस बनाते हैं, फिर जो हाइब्रिड मिलता है फर्स्ट जनरेशन, इसलिए बोला है कि फर्स्ट जनरेशन हाइब्रिड के बीच का क्रॉस। तो ये फर्स्ट जनरेशन हाइब्रिड इसका है और इसका है, इन दोनों के बीच का क्रॉस जो है उसको डबल क्रॉस बोलेंगे। एक हाइब्रिड में या रेकरेंट सिलेक्शन में एक टर्म आता है टॉप क्रॉस, इसको बोलते हैं बिटवीन इनब्रेड्स एंड ए टेस्टर। मतलब जो इनब्रेड लाइन हम तैयार किए हैं, मान लीजिए कोई पॉपुलेशन है, एक पॉपुलेशन है, उसमें से कुछ एक पौधे को छांटे हैं, उसको सेल्फिंग करते गए हैं, सेल्फिंग करते के बाद इनब्रेड लाइन तैयार हुआ। तो ये जो इनब्रेड लाइन तैयार हुआ इसको हम टेस्ट करते हैं कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है, इस इनब्रेड लाइन का परफॉर्मेंस कैसा है, ये जो इनब्रेड लाइन है ये कैसा परफॉर्म कर रहा है, अलग अलग क्रॉस में कैसा परफॉर्म करेगा। तो उसको हम एक अलग दूसरे वैरायटी के साथ टेस्ट करते हैं, वो वैरायटी को हम टेस्टर वैरायटी बोलते हैं, जो कि एक ओपन पॉलिनेटेड यानी कि क्रॉस पॉलिनेटेड वैरायटी होती है। तो एक टेस्टर के साथ जब एक इनब्रेड का क्रॉस बनाया जाता है उसको हम बोलते हैं टॉप क्रॉस। तो टॉप क्रॉस का मतलब हुआ इनब्रेड और टेस्टर। ये इनब्रेड और टेस्टर के क्रॉस को हम बोलते हैं टॉप क्रॉस। ये टेस्टर कैसा होता है? तो टेस्टर एक ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी होती है, मतलब एक पर परागण वाली किस्म का पॉपुलेशन है जिसको हम टेस्टर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ओपन पॉलिनेटेड मतलब उसमें आपस में ओपन पॉलिनेशन होके वो मेंटेन होती है, तो इसको हम बोलते हैं टॉप क्रॉस। तो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप का जब हम पर परागण वाली किस्म को जब हम ब्रीडिंग करते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि इनका जो अप्रोच है, इनका करने का जो तरीका है वो अलग है। क्योंकि ये जो पॉपुलेशन होती है ये हेट्रोजाइगस पॉपुलेशन होती है, मतलब इसमें जो जीन्स होंगे वो इस तरह के कंडीशन में मिलेंगे। हो सकता है इस तरह के जीन्स का अलग अलग जीन का सबका कंडीशन इस तरह का रहता है हेट्रोजाइगस। तो हेट्रोजाइगोसिटी में ही उनका जो ईल्ड है, उनका जो पैदावार है वो सब अच्छा आता है। तो ये कंडीशन बनाए रखने के लिए हर बार क्रॉस करना पड़ेगा। मतलब कि जब भी मैं इसको और इसको ऐसे को मैं क्रॉस करूँगा तो ही ये वाला बनेगा। तो कैपिटल ए और स्मॉल ए इसको जब मैं क्रॉस करूँगा तभी मुझे ये मिलेगा, इस तरह का कंडीशन मिलेगा। तो ये जो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप जो होते हैं वो हेट्रोजाइगस होते हैं, वो हमेशा विषम युग्मजी की अवस्था में वो रहते हैं। तो इसलिए इनका अगर इसमें सेल्फिंग अगर कर दें हम, तो जैसा कि हम जानते हैं कि सेल्फिंग होने से होमोजाइगोसिटी बढ़ती है, तो उसमें सेल्फिंग कर देंगे तो होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी, तो जो उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए जो सेल्फ पॉलिनेटेड वाला मेथड है, जब हम सेल्फिंग कर करके उसमें से अच्छे पौधे को छांटते हैं, वो यहाँ पर नहीं चलेगा, क्योंकि हमको क्रॉस पॉलिनेशन करते रहना है ताकि वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में बना रहे। तो इसलिए इसमें जो अप्रोच रहेगा वो अलग रहता है। इसमें अगर हम इनब्रीडिंग करते हैं, यानी कि उसमें अगर सेल्फिंग करेंगे, जैसा हमने देखा कि ये जैसे मान लीजिए ये एक हेट्रोजाइगस कंडीशन है, इसमें अगर हम सेल्फिंग करेंगे तो मेंडल के नियम के हिसाब से इसमें ये सेपरेट होगा, ये पृथक्करण का नियम लागू होगा। तो ये जीन्स अलग अलग होंगे, सेग्रीगेट करेंगे, और सेग्रीगेट जब करेंगे तो होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी। तो अगर ऐसा होता है तो इनकी पैदावार वगैरह, इनकी ग्रोथ वगैरह, इनकी फर्टिलिटी ये सब घटने लगती है। तो इसको हम बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो अगर इसमें इनब्रीडिंग करते हैं, सेल्फिंग करेंगे, तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन आता है, इनकी यील्ड वगैरह सब घट जाएगी। तो इसलिए इनको सेल्फिंग करने वाला मेथड इसमें हम नहीं लगा सकते। इसमें हमको ऐसा मेथड लगाना पड़ेगा जिसमें इनब्रीडिंग नहीं हो, या हो तो कम से कम हो, और हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि हेट्रोजाइगोसिटी जो है वो बनी रहे। तो ब्रीडिंग मेथड इसमें ऐसा इस्तेमाल करते हैं जिसमें कि मिनिमम इनब्रीडिंग हो, मतलब इनब्रीडिंग कम से कम हो, इसमें ऐसा तरीका हमको अपनाना पड़ेगा। तो या तो हाइब्रिड बनाएं, सिंथेटिक बनाएं, रेकरेंट सिलेक्शन करें, उस सब में ऐसा ही मेथड अपनाना पड़ेगा जिससे कि मिनिमम इनब्रीडिंग हो। तो जो मेथड है ये ब्रॉडली 2 भाग में जो इसमें ब्रीडिंग के मेथड हैं, जो इसमें फसल को इम्प्रूव करने का, ऐसे फसल जो परागित होते हैं उनको इम्प्रूव करने का मेनली 2 वर्गों में हम उसको बांट सकते हैं।
एक तो है पूरे पॉपुलेशन को इम्प्रूव करना ताकि, और दूसरा है हाइब्रिड बनाना और सिंथेटिक बनाना। तो बेसिकली ये दो तरीका है जिसमें हम इस तरीके के फसल को इम्प्रूव करते हैं। तो इसमें पॉपुलेशन इम्प्रूवमेंट में जब हम देखते हैं कि पॉपुलेशन को कैसे इम्प्रूव करना है, तो इसमें मेनली दो तरीका है। एक है विथ प्रोजेनी टेस्ट, एक विदाउट प्रोजेनी टेस्ट। विथ प्रोजेनी टेस्ट मतलब उस जिस प्लांट को हम छांटते हैं उसकी अगली पीढ़ी हम अलग से उगा कर देखते हैं कि जो हम छांटे हैं, जिसका चुनाव हम किए हैं, वो एक्चुअल में उसमें जो जीन्स हैं वो अगली पीढ़ी में कितना जाते हैं, नहीं जाते हैं। और एक में हम वो चीज़ नहीं देखते हैं और उसको सीधे लेके आगे बढ़ते हैं। तो ये दो तरीके से मेनली हम उसको कर सकते हैं। तो ये जो तरीके हैं, इसमें जो मेथड्स हैं वो ये है कि मास सिलेक्शन एक मेथड है जिसको कि हम स्वपरागन वालों में भी देखे हैं। ये लगभग उसी तरह का है, पर इसमें एक थोड़ा सा चेंज इसमें रहता है। और उसका मॉडिफिकेशंस, एक तो ये मेथड यूज़ करते हैं कि मास सिलेक्शन को यूज़ करते हैं या उसका कुछ मॉडिफिकेशन को यूज़ करते हैं। और दूसरा जो है वो है हम हाइब्रिड या सिंथेटिक बनाते हैं। तो मेनली जो पॉपुलेशन इम्प्रूवमेंट, इसमें क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में हम दो मेथड यूज़ करते हैं। एक है मास सिलेक्शन या उसका कुछ मॉडिफिकेशंस, और दूसरा है हाइब्रिड बनाना या सिंथेटिक बनाना। तो ये हाइब्रिड और सिंथेटिक जब हम बनाते हैं तो वहाँ पर हमको उनकी कंबाइनिंग एबिलिटी देखनी पड़ती है। तो जो हम देखे हैं जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी, स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी, वो सब हमको देखनी पड़ती है, जिसका जब हम जनक का चुनाव करते हैं हाइब्रिड बनाने के लिए। तो बिना प्रोजेनी टेस्ट के जो मेथड है वो है मास सिलेक्शन करना। हम मास सिलेक्शन करेंगे, उसमें मास सिलेक्शन का मेथड यूज़ करते हैं। और दूसरा जो है उसी का एक मॉडिफिकेशन है, मॉडिफाइड मास सिलेक्शन यूज़ करते हैं। तो इसमें मास सिलेक्शन में क्या करते हैं वो हम देखेंगे कि किस तरीके से उसको करते हैं। और दूसरा है सिलेक्शन विथ प्रोजेनी टेस्ट। प्रोजेनी टेस्ट के साथ जब हम करते हैं तो इसके जो मेथड्स हैं और कर दिए। तो बेसिकली इसमें जब हम क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप को यूज़ करते हैं तो इसमें हम देखें कि दो मेथड है। एक विदाउट प्रोजेनी टेस्ट जिसमें मास सिलेक्शन आता है, एक प्रोजेनी टेस्ट है जिसमें ये मेथड आते हैं ईयर टू रो, मॉडिफाइड ईयर टू रो, और एक मेथड है रिकरेंट सिलेक्शन का। तो हमको अपने सिलेबस के हिसाब से ये रिकरेंट सिलेक्शन को देखना है और ये मास सिलेक्शन को देखना है कि मास सिलेक्शन में हम क्या करते हैं। ये विदाउट प्रोजेनी टेस्ट है, और दूसरा जो है रिकरेंट सिलेक्शन का मेथड है, ये इसमें क्या करते हैं इसको हमको देखना है। तो मास सिलेक्शन जो है ये सबसे पुराना है, ओल्डेस्ट ब्रीडिंग मेथड है। ये सबसे पुराना ब्रीडिंग मेथड है। इसमें क्या हम करते हैं, जैसा कि हम पहले देखे हैं सेल्फ पॉलिनेट के केस में, इसमें कुछ पौधों को हम सिलेक्ट करते हैं, नंबर ऑफ प्लांट्स उसको हम सिलेक्ट करते हैं। किस आधार पर चुनाव करते हैं, उनके बाहरी रंग रूप के आधार पर। बाहरी रंग रूप मतलब फिनोटाइप उसका जो है वो अगर एक जैसे दिखने वाले, एक जैसे लक्षण वाले, फॉर एग्जांपल अगर कोई 30 दिन में पक रहा है, 35 दिन में फ्लावरिंग हो रहा है, 40 दिन में फ्लावरिंग आ रहा है, तो 30 दिन का अलग हो जाएगा, 35 का अलग हो गया, 40 दिन अलग हो गया, तो 30 दिन वाले हम एक साथ कर लिए, ऐसा कर सकते हैं। फ्लावर के कलर के हिसाब से, सीड के कलर के हिसाब से, इनकी मैच्योरिटी कितने दिन में हो रही है, पक के तैयार हो रही है, उसके हिसाब से कितना पैदावार आ रहा है, कितना हाइट है, तो ये सब अलग अलग लक्षण हैं। तो सिमिलर लक्षण वाले पौधों को हम छांटते हैं, कुछ पौधों को हम छांट लेते हैं, उनको ओपन पॉलिनेशन होने देते हैं, मतलब उनमें ही आपस में हम क्रॉसिंग होने देते हैं, आपस में पर परागन हम उनमें ही होने देते हैं जिनको हम छांटे हैं। और उसके बाद उनके बीज को हम मिला देते हैं, बल्क कर लेते हैं, एक साथ कर लेते हैं और करके अगली पीढ़ी को उगाते हैं। तो एक मेरे पास पॉपुलेशन है, एक पॉपुलेशन है जहाँ पे बहुत सारे प्लांट हैं, तो उसमें हम कुछ प्लांट को हम छांट लेंगे। मान लीजिए कुछ प्लांट को छांट लिए,
जो कि सिमिलर फिनोटाइप के हैं, एक जैसे हैं, जिनका रूप रंग रूप आकार लक्षण जो है एक सिमिलर लक्षण वालों को हम छांटते हैं। अब वो कौन से लक्षण हो गए ये डिपेंड करेगा कि मेरा उद्देश्य क्या है, मैं किस उद्देश्य से इम्प्रूवमेंट करना चाह रहा हूँ। अगर मैं सीड कलर का इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ तो मैं सीड कलर के हिसाब से अलग अलग रंग वालों को छांटूंगा, एक रंग जैसे उनको छांटूंगा। अगर मैं हाइट के लिए कर रहा हूँ तो समान हाइट वाले को छांटूंगा, लंबेपन के लिए कर रहा हूँ तो लंबे वाले को छांटूंगा, नाटे के लिए कर रहा हूँ तो नाटे वाले को छांटूंगा। तो सिमिलर लक्षण वाले पौधों जैसे कुछ पौधों को हम छांट लेते हैं, उनको ओपन पॉलिनेशन होने देते हैं, मतलब उसमें ही आपस में परागन होने देते हैं। फिर उसमें जो बीज बनते हैं उसको हम इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके अगली पीढ़ी को उगाते हैं। और इसको जो हम बोलते हैं फिनोटिपिक रिकरेंट सिलेक्शन। और ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस अपनाया, प्लांट को छांटा, उनको आपस में परागन होने दिया, फिर बीज को इकट्ठा किया और अगली पीढ़ी उगाया। अगली पीढ़ी में फिर से इसी प्रोसेस को हम रिपीट कर सकते हैं और तब तक रिपीट करते रह सकते हैं जब तक कि हम जो हम कैरेक्टर का लेवल चाह रहे हैं वहाँ तक पहुँच नहीं जाए। जैसे हाइट है, सारे उस हाइट के नहीं आगे, तब तक हम उसको आगे बढ़ते रह सकते हैं। ये साइकिल को हम रिपीट कर सकते हैं। तो ये बार बार करते हैं, तो इसलिए रिकरेंट सिलेक्शन वर्ड यूज़ किया गया है। रिकरेंट मतलब बार बार करना। तो ये चुनाव की जो विधि है या वर्ण की विधि है, इसको हम बार बार रिपीट कर सकते हैं, रिकरेंट सिलेक्शन कर सकें। और ये रिकरेंट सिलेक्शन या इस तरह का चुनाव जो है किस चीज़ पर आधारित है, उसके फिनोटाइप के ऊपर, क्योंकि उसका बाहरी रंग रूप के आधार पर हम कर रहे हैं। तो इसलिए इसको फिनोटिपिक रिकरेंट सिलेक्शन भी बोल रहे हैं कि फिनोटाइप के आधार पर सिलेक्शन करना बार बार, तो फिनोटिपिक रिकरेंट सिलेक्शन हुआ। तो ये एक मास सिलेक्शन में नॉर्मली हम यही करते हैं कि सिमिलर टाइप के पौधों को लेते हैं, उनका ओपन पॉलिनेशन करते हैं, उनको बल्क करते हैं और फिर अगली पीढ़ी उगाते हैं। तो ये हम मास सिलेक्शन में करते हैं। तो ये यही उसका एक फ़ोटोग्राफ पे रिप्रेजेंटेशन है कि ये मान लीजिए मेरा फील्ड है, इसमें बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं, तो उसमें सेवरल प्लांट्स को मैं सिलेक्ट कर लूँगा। मान लीजिए इसको कर लिया, इसको कर लिया, इसको कर लिया, मैं सिलेक्ट कर लिया। उनको सिलेक्टेड जो प्लांट है उनमें ओपन पॉलिनेशन होने देते हैं, फिर उसको बल्क कर देते हैं सीड को और अगली पीढ़ी उगाते हैं। अगली पीढ़ी में फिर से उसको हम रिपीट कर सकते हैं। तो रिपीट कर ले सकते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल ऐसा रिपीट कर सकते हैं। तो सिलेक्शन साइकिल में भी रिपीटेड 1 और मोर टाइम्स, एक बार रिपीट कर दिए, 2 बार रिपीट कर दिए। जब हमको लगा कि नहीं इसमें कुछ सुधार हो गया है, जो लक्षण के लिए हम चाह रहे थे उसमें सुधार हो गया है, तो फिर हम उसको ट्रायल में भेजते हैं और उसकी फील्ड ट्रायल में भेजते हैं। और फिर ट्रायल में भी अगर वो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है तो फिर उसको हम एक अलग किस्म के तौर पे उसको लोगों को, किसान को दे सकते हैं। तो ये मेनली मास सिलेक्शन का तरीका है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें समय ज़्यादा नहीं लगता है। पहले साल में छांटे, फिर अगले साल में छांटे, फिर हो सकता है 1 साल और किए, तो 3-4 साल में हम जो छांटने वाला काम कर लेते हैं। फिर उसको हम ट्रायल में भेज देते हैं, तो 5-6 साल में नई किस्म जो है हम सुधार करके विकसित कर सकते हैं। पर इसमें जो छांटने की प्रक्रिया है, ये जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, ये तभी हो पाएगा जब हम जो पॉपुलेशन को, जिस समूह को लेकर के काम कर रहे हैं उसमें विभिन्नताएं मौजूद हैं। अगर कुछ विभिन्नताएं मौजूद होगी तभी हम, यानी कि वेरिएशन होगा तभी हम सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर इसमें सारे एक जैसे होंगे तो हम सिलेक्शन किसका करेंगे। तो वेरिएशन होना ज़रूरी है। जब भी हम कोई ब्रीडिंग प्रोग्राम करते हैं या सुधार का कार्यक्रम करते हैं तो उसमें वेरिएशन सबसे पहले होना ज़रूरी है। तो वेरिएशन होगा तो सिलेक्शन कर सकते हैं, नहीं तो फिर सिलेक्शन का कोई मतलब नहीं है। तो जो वेरिएशन है, तो इसमें ये है कि कोई नया किस्म पैदा नहीं होगा। इसमें जो वेरिएशंस अलग अलग किस्म है उसमें से ही कोई किस्म जो को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें कोई नया टाइप का पैदा नहीं होगा। जो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन में जो मौजूद है उसी में से अच्छे को छांट के हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ये जो तरीका मास सिलेक्शन का है, इसमें कोई प्रोजेनी टेस्ट नहीं है। मतलब हम कोई उसकी अगली पीढ़ी हुआ के नहीं देखते हैं, सीधे जो अच्छा लगा उसको चुन लिए और उसके बीज को लेकर के आगे बढ़ गए। तो वो जो चुने हैं उसका अगला पीढ़ी क्या होगा नहीं होगा वो हम टेस्ट नहीं करते, उनको चुन लेते हैं और उनमें आपस में हम परागन करा देते हैं। पॉलन पेरेंट के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। मतलब कि जो हम चुने हैं, जिस पौधों को चुने हैं उनके सीड को हम लेके आगे बढ़ते हैं, पर उसमें जब पॉलिनेशन होता है, उसमें परागन जब हो रहा है तो कोई दूसरा भी जो बाकी जो बचे हैं उनमें से भी परागन हो सकता है। तो परागन के ऊपर एकदम से कोई कंट्रोल नहीं रहता है, क्योंकि फील्ड वही है जिसमें से हम चुनते हैं, उनके बीच में हम
परागण कराते हैं उसी फसल के बीच में, तो यहाँ पर यहाँ मान लीजिए इधर कोई पौधा है जो कि अच्छा नहीं है, वहाँ से भी परागण आ सकता है क्योंकि फील्ड वही है, तो पॉलन पेरेंट के ऊपर कंट्रोल नहीं है। और जो पौधों का जब हम चुनाव करते हैं तो बोलते हैं कि इतने पौधे का चुनाव करें जिससे कि इनब्रीडिंग वाला प्रॉब्लम नहीं आए, यानी कि सेल्फिंग वाला प्रॉब्लम नहीं है, अलग जीनोटाइप बरकरार रहे, तो इसलिए सफिशिएंट प्लांट को सिलेक्ट करना पड़ता है। और सिलेक्शन साइकिल को हम रिपीट कर सकते हैं जैसा हम पहले देख चुके हैं। इसकी जो मेरिट्स है वो ये है कि सिंपल मेथड है, इसमें टाइम कम लगता है, इसमें लेबर मनी ये सब सारा कुछ कम इन्वॉल्व इसमें है, और पर वेरिएशन जो है, जो एग्जिस्टिंग वेरिएशन है उसी के ऊपर ये काम करता है। तो सिंपल एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग, इसमें हाईली इफेक्टिव फॉर इजीली हेरिटेबल कैरेक्टर्स, ऐसे लक्षण जो है जिनको अगर हम चुन रहे हैं जो आसानी से ट्रांसफ़र होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, उनको चुनेंगे अगली पीढ़ी में वो आ जाएगा। और एडेप्टेबिलिटी हाई होती है क्योंकि ये जो समूह है जिसमें हम चुनाव कर रहे हैं वो ऑलरेडी उस जगह की एक स्थापित वैरायटी है, ऑलरेडी वहाँ ग्रो हो रही है, तो इसलिए जब उसमें से चुन के जो आएगा वो भी उस जगह के लिए सूटेबल होगा। तो उसमें एडेप्टेबिलिटी यानी अनुकूलता जो है वातावरण के लिए ऑलरेडी बनी हुई है। इसके जो डीमेरिट है वो है कि जो चुनाव हम कर रहे हैं वो सिर्फ बाहरी रंग रूप देख के कर रहे हैं, उसके अंदर का जीनोटाइप या जीन को हम नहीं देख रहे हैं। तो फिनोटाइप देख करके हम चुन लिए, पता चला कि वो जो दिख रहा है वो वातावरण की वजह से दिख रहा था अच्छा, एक्चुअली जीन की वजह से वो नहीं है, तो फिर उस सिलेक्शन अगली पीढ़ी में हमको उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो फिनोटाइप के आधार पर ही उसको चुन रहे हैं। और पॉलिनेशन जब होता है तो वही फील्ड है, तो इन्फीरियर या सुपीरियर दोनों तरह के पौधों के परागा के उसको परागण करते हैं। और बहुत ज़्यादा अगर इंटेंसिटी ऑफ सिलेक्शन, यानी कि अगर हम सिलेक्शन का जो अपना दायरा है, चुनाव का दायरा है, उसको बहुत कम कर देंगे तो उसमें पॉपुलेशन बहुत कम छोटा हो जाएगा, और जिससे क्या होगा कि इनब्रीडिंग का खतरा बढ़ जाएगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन का चांस ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद का जो अपने सिलेबस में है वो है रिकरेंट सिलेक्शन। तो रिकरेंट सिलेक्शन हेज एंड गार्बर के द्वारा दिया गया था। तो रिकरेंट सिलेक्शन जैसा कि ये नाम इंडिकेट करता है, ये जो चुनाव है या वर्ण जो है वो बार बार किया जाता है, रिकरिंग किया जाता है, बार बार किया जाता है, इसलिए इसको रिकरेंट सिलेक्शन बोलते हैं। तो रिकरेंट सिलेक्शन में क्या करते हैं कि सिंगल प्लांट्स को हम सिलेक्ट करते हैं, जो पॉपुलेशन है उसमें से सिंगल प्लांट छांटते हैं और उनके फिनोटाइप के आधार पर, मतलब उनके बाहरी रंग रूप के आधार पर छांटते हैं, या उनका प्रोजेनी टेस्टिंग के द्वारा, या तो बाहर से देख के उसको छांट रहे हैं, या जो छांट रहे हैं उनकी एक पीढ़ी उगा कर देख करके कि कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है, उसके आधार पर फिर उनको लेके आगे बढ़ते हैं। तो या तो डायरेक्टली उनको छांट के लेके आगे बढ़ते हैं, या छांट के फिर उसकी पीढ़ी उगा कर देखते हैं अगली पीढ़ी कैसी हो रही है, और अगर अच्छी है तो फिर उसको लेके हम आगे बढ़ते हैं। तो रिकरेंट सिलेक्शन में जो सिलेक्टेड सिंगल प्लांट जो है उसमें करते क्या हैं, जो सिलेक्शन किए हैं, जिस पौधे का हम चुनाव किए हैं उनको सेल्फिंग करते हैं। तो जब हम सेल्फिंग करते हैं, सेल्फिंग करने के बाद अगली पीढ़ी में उनको क्रॉसिंग करते हैं। तो मान लीजिए एक फील्ड है, वो फील्ड में पौधे लगे हुए हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं, तो उसमें से मैं मान लीजिए इसको चुनाव किया, इसको चुनाव किया, इसको चुनाव किया, तो इनको हम सेल्फिंग करेंगे, यानी कि स्वनिषेचन इसमें कराएंगे, और कराने के बाद जो बीज बनेगा उस बीज को लेके अगली पीढ़ी में उगाएंगे, और उगाने के बाद फिर उसमें क्रॉसिंग कराते हैं। तो जो यहाँ सेल्फिंग करने से जो होमोजाइगोसिटी आएगी, जो भी होमोजाइगोसिटी उसमें डेवलप होगी एक जनरेशन सेल्फिंग करने से, जैसे ही अगले बार अगली पीढ़ी में उनका क्रॉसिंग कराएंगे तो फिर से हेट्रोजाइगस बन जाएगा। तो जो भी इसमें कमी वमी आई होगी, इनब्रीडिंग डिप्रेशन जो भी आया होगा वो फिर से ख़त्म हो जाएगा, फिर से ये उसकी जो ग्रोथ है वो सब रिकवर हो जाएगा। तो इसमें सिंगल प्लांट को चुनाव करते हैं, उनका सेल्फिंग करते हैं, उस सीड को इकट्ठा करते हैं, ये इसका मान लीजिए सीड है उसको यहाँ लगाया, इसके सीड को लगाया और इसके सीड को लगाया, और अब इसमें आपस में हम परपरागन होने देते हैं, इन्हें आपस में हम क्रॉस पोलिनेशन। तो इंटरमेटेड मतलब जो मेटिंग है, यानी कि जो निषेचन है वो इनके आपस में मेटिंग होगा, इंटरमेटिंग होगा। कैसा होगा? ऑल पॉसिबल
कॉम्बिनेशन, मतलब जितने भी पौधे हैं हर किसी के साथ हर किसी का अगर क्रॉस हो सकता है तो होगा, और उसका जो पॉपुलेशन हमको मिलेगा उसमें से जो बीज मिलेगा उसको फिर हम अगली पीढ़ी में फिर से उसको सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। यानी कि इसमें जो हमको मिला सीड, इसको लेके फिर हम अगली पीढ़ी में उसको उगाएंगे सीड को, फिर उसमें से कुछ पौधों को हम छांटेंगे और फिर उनको सेल्फिंग करेंगे, फिर उनके बीज को इकट्ठा करेंगे, फिर अगली पीढ़ी लगाएंगे, फिर उनका आपस में क्रॉस करेंगे। तो इस तरह से हम बार बार इस प्रोसेस को रिपीट करते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि हम कुछ चुने हुए पौधों को लेके आगे बढ़ रहे हैं और उनमें आपस में हम क्रॉसिंग कराते हैं। तो इनके बीच में चुने हुए पौधे, मतलब उसमें हम उन्हीं को चुनेंगे जिसमें अच्छे जीन्स हैं। तो जब उनको लेके आगे बढ़ रहे हैं और आपस में क्रॉसिंग करा रहे हैं, सबका परागण आपस में कर रहे हैं, तो जीन्स का आदान प्रदान हो रहा है, तो कुछ नया कॉम्बिनेशन और अच्छा बन सकता है। फिर उसमें से कुछ को हम छांट करके सेल्फिंग करके आगे बढ़ते हैं, फिर उसमें से जो आगे अगली पीढ़ी में लगा है फिर उसमें आपस में क्रॉसिंग होते हैं। तो ऐसा करने से जो हम चुने हुए पौधों का ही आपस में क्रॉस हो रहा है, तो जीन्स का आदान प्रदान चुने हुए पौधों में ही हो रहा है। तो जो अगली पीढ़ी आती जा रही है उसमें चुने हुए जीन्स की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। आपस में क्रॉस करेंगे तो सब जीन एक दूसरे तरफ फैलेंगे, इस पौधे का जीन इसमें, इस पौधे का जीन इसमें आपस में जाएगा। तो चुने हुए जीन्स को हम फैला रहे हैं, फिर उसमें से चुन रहे हैं, ऐसा करके आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो हुआ एक बार किए, ये हुआ एक साइकिल। फिर उसको फिर से उसमें से कुछ चुन के छांट करके सेल्फिंग करके अगली पीढ़ी लगाए, फिर उसमें क्रॉसिंग किए, तो ये हुआ दूसरा साइकिल। तो ऐसा साइकिल या चक्र जो है बार बार हम करते रहते हैं, इसलिए रिकरेंट सिलेक्शन बोलते हैं कि इसको रिपीटेडली ये चक्र जो है चलता रहता है बार बार। तो ये हम तब तक करते रहते हैं जब तक कि हमको लगता है कि जिस लक्षण के लिए हम चुनाव कर रहे हैं, जिसमें हम सुधार कर रहे हैं, वो उस लेवल तक पहुंच गया है जहां तक हम सुधार चाह रहे थे। तो रिकरेंट सिलेक्शन स्कीम्स आर मॉडिफाइड फॉर्म्स ऑफ प्रोजेनी सिलेक्शन प्रोग्राम। तो प्रोजेनी यानी कि जो अगली पीढ़ी उगा रहे हैं उसका एक मतलब थोड़ा सा मॉडिफाइड टाइप है ये। हम प्रोजेनी जब उगाते हैं, चुने हुए पौधों की प्रोजेनी उगाते हैं, तो उसी में से हम थोड़ा बहुत अंतर किए हैं। जैसे चुने हुए का सेल्फिंग कर रहे हैं, चुने हुए में फिर उनका क्रॉसिंग कर रहे हैं, ये सब थोड़ा बहुत प्रोग्राम करके आगे बढ़ाते हैं। और ये जो रिकरेंट सिलेक्शन में मतलब बेसिक चीज़ क्या हुआ, पौधों को चुनना, उनको सेल्फिंग करना, स्वनिषेचन करना, उन बीज को फिर अगली पीढ़ी में लगाना, फिर उनका आपस में परागण कराना, फिर उसमें से कुछ पौधों को अगली पीढ़ी में लगाना, फिर उसमें से पौधों को चुनना, फिर उसमें सेल्फिंग करना। ये रिकरेंट बार बार प्रोसेस होता रहता है। तो ये जो रिकरेंट सिलेक्शन है इसके 4 प्रकार हैं। चारों प्रकार में लगभग यही प्रक्रिया होती है कि चुनना और उनको सेल्फिंग करना, क्रॉसिंग करना, या उनको टेस्ट करना कि जो हम चुने हैं वो कैसे हैं, उनको एक बार टेस्ट करके देखना, फिर उनको लेके आगे बढ़ना। तो बेसिक प्रोसेस यही रहता है। बट ये है कि जो पौधों को हम चुने हैं, उन चुने हुए पौधों के साथ हम एक क्या क्या करते हैं, उसी के आधार पर ये 3-4 मेथड अलग अलग हैं। बट बेसिक प्रक्रिया जो है, मूल उसकी जो प्रक्रिया है वो वही है। चुने हुए पौधों को सेल्फिंग करते हैं और उनको लेके आगे बढ़ते हैं और अगली बार में उनका क्रॉसिंग करते हैं। अब सेल्फिंग कर दिए, लेकिन उनको लेके आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, इसके लिए हम कुछ टेस्टिंग वगैरह करते हैं बीच बीच में। तो उसी के आधार पर इसके 3-4 प्रकार बनाए गए हैं जो हम आगे देखेंगे। सिंपल रिकरेंट सिलेक्शन, रिकरेंट सिलेक्शन ये है रिकरेंट सिलेक्शन फॉर GCA यानी कि जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी। उसके बाद है रिकरेंट सिलेक्शन फॉर SCA जो होता है वो है स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी। और उसके बाद आता है रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन। तो रिकरेंट सिलेक्शन जो है मेनली ये 4 प्रकार का होता है। तो ये जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी और स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी क्या है, ये हम इस वीडियो लेक्चर के शुरू में देखे हैं
कि जो सबके साथ अच्छा कॉम्बिनेशन हो रहा है उसको बोलेंगे कि उसकी जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी अच्छी है, और जो कोई खास के साथ अच्छा कंबाइन कर रहा है तो वो स्पेसिफिक उसके लिए अच्छा है पर उसकी जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी अच्छी नहीं है। तो स्पेसिफिक जब अच्छा कर रहा है तो वो पर्टिकुलर क्रॉस मतलब अच्छा बन रहा है तो उसको नॉर्मली हाइब्रिड के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये 4 मेनली मेथड हैं रिकरेंट सिलेक्शन के। तो इसमें रिकरेंट सिलेक्शन मतलब सब वही है, क्या अंतर है वो हम थोड़ा देख लेंगे। तो ये चारों जो मेथड्स हैं रिकरेंट सिलेक्शन के, सिंपल रिकरेंट सिलेक्शन फॉर जीसीए जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी, स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी और रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन, ये चारों में क्या होता है वो हम देख लेंगे। सिंपल रिकरेंट सिलेक्शन जैसा कि हम रिकरेंट सिलेक्शन में देखे हैं कि उनको चुनाव करना, उनका सेल्फिंग करना, स्वनिषेचन करना करके अगली पीढ़ी में स्वनिषेचित पौधों के बीजों को लगाना, फिर जो लगाए हैं उनमें आपस में परपरागन करना और फिर उस बीज को अगली बार लगाना, फिर उसमें से पौधों को छांटना, ये सिंपल में यही करते हैं। जो रिकरेंट सिलेक्शन फॉर जीसीए या एससीए है, इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम जो पौधों को चुने हैं उनको लेके आगे बढ़ने से पहले उनका हम कंबाइनिंग एबिलिटी टेस्ट कर लेते हैं कि हम चुन तो लिए हैं पर जब रिकरेंट सिलेक्शन में इसको सेल्फिंग करने के बाद अगली पीढ़ी में जब क्रॉसिंग करेंगे तो अगर जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी अच्छी है तो क्रॉसिंग होगा ठीक से, और नहीं तो क्रॉसिंग जो है ठीक तरीके से उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो हम इसमें जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी देख लेते हैं, स्पेसिफिक कोई खास लाइन के साथ अच्छा कर रहा है क्या वो देख लेते हैं, और रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन में हम जो पूरा समूह है उसमें 2 समूह को एक साथ लेके आगे बढ़ते हैं। इसमें हम एक पॉपुलेशन को ले रहे हैं और उसमें से छांट के आगे बढ़ रहे हैं, और इसमें जो है हम 2 पॉपुलेशन को 2 समूह को एक साथ लेते हैं और दोनों को एक साथ लेके आगे बढ़ते हैं। तो इसमें 2 पॉपुलेशन का इम्प्रूवमेंट, 2 पॉपुलेशन जो है 2 पॉपुलेशन आर इम्प्रूव्ड, तो 2 पॉपुलेशन एक साथ इम्प्रूव होता है इस रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन से। तो सिंपल रिकरेंट सिलेक्शन जैसा कि हम देखे हैं कि नंबर ऑफ फिनोटिपिकली आउटस्टैंडिंग मतलब जो डिज़ायरेबल हैं, जो हम चाह रहे हैं कि जो लक्षण को, वैसा बाहर से दिखने वाले जिसमें वो डिज़ायरेबल लक्षण हैं उनको हम छांट लेते हैं और छांट के सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं, उनकी सेल्फिंग या स्वनिषेचन करते हैं। और जब उनका हम छांटे हुए पौधों का जो स्वनिषेचन करते हैं तो उन पौधों का ही बीज को हम इकट्ठा करते हैं जिसमें हम सेल्फिंग किए हैं, और उसको लेकर के हम अगली पीढ़ी को उगाते हैं। और जब अगली पीढ़ी को उगाएंगे तो उसमें हम उनमें क्रॉस पॉलिनेशन, सेपरेट प्रोजेनी रोज आर ग्रोन फ्रॉम द सिलेक्टेड प्लांट्स इन द नेक्स्ट जनरेशन, मतलब जो प्लांट को हम सिलेक्ट किए हैं इसको सिलेक्ट किए हैं, इसको सिलेक्ट किए हैं, इसको सिलेक्ट किए हैं, तो इसका सेल्फिंग करेंगे स्वनिषेचन, इसमें भी स्वनिषेचन, इसमें भी स्वनिषेचन करने के बाद जो बीज मिले उनका एक लाइन, इसका एक लाइन, इसमें से जो बीज मिला उसका एक लाइन, अलग लाइन, इसमें से जो बीज मिला उसका एक अलग लाइन। तो इस तरीके से सेपरेट प्रोजेनी रो हम ग्रो करते हैं अगली पीढ़ी में। सेपरेट प्रोजेनी रो ग्रो करने के बाद में फिर हम क्या करते हैं कि उसमें इंटरमेटिंग करने देते हैं। तो प्रोजेनीज आर इंटर क्रॉस्ड, ये जो प्रोजेनी अगली पीढ़ी लगाए हैं इसमें आपस में हम इंटर क्रॉसिंग होने देते हैं फ्रीली, बिना किसी रोक टोक के, और सब पॉसिबल कॉम्बिनेशन में हम फ्रीली इसमें क्रॉस कराते हैं। जहाँ बाई हैंड कराते हैं, माने कि इसका पॉलन लेके इसमें जितना कॉम्बिनेशन बन सकता है, जितने तरह का एक कॉम्बिनेशन बनाना, एक मैथमेटिकल मॉडल है जिसमें हम निकालते हैं कि अगर मेरे पास 200 पौधे हैं या 25 पौधे हैं या 50 पौधे हैं तो उसमें कितना क्रॉस बन सकता है, कितना पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो वैसा उतने क्रॉसेस हम इसमें बनाते हैं। और उसके बाद इक्वल अमाउंट ऑफ सीड फ्रॉम ईच क्रॉस, तो मान लीजिए एक क्रॉस यहाँ बनाए हैं, यहाँ बनाए हैं, इसमें जितने भी हम क्रॉस बनाए हैं उस सब क्रॉस में से हम इक्वल अमाउंट ऑफ सीड को लेते हैं, बराबर मात्रा में बीज को लेते हैं, लेके अगली पीढ़ी को ग्रो करते हैं। तो ये जो है एक सिलेक्शन साइकिल, ओरिजिनल सिलेक्शन साइकिल ये हुआ। तो इस तरीके से जो हमारा प्रोसेस हुआ, ये एक सिलेक्शन साइकिल हुआ, इसको हम ओरिजिनल सिलेक्शन साइकिल बोलते हैं कि कुछ पौधों को छांटते हैं, चुनते हैं डिज़ायरेबल कैरेक्टर के आधार पर, उनमें सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं, उनका इंडिविजुअल रो लगाते हैं,
फिर उसमें सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन में क्रॉस बनाते हैं और क्रॉस में से इक्वल नंबर ऑफ बीज को लेकर के अगली पीढ़ी को उगाते हैं। तो ये हमारा ओरिजिनल सिलेक्शन साइकिल या फर्स्ट सिलेक्शन साइकिल होता है। तो इसी सिलेक्शन साइकिल को अगर दोबारा रिपीट करेंगे तो हो जाएगा रिकरेंट सिलेक्शन साइकिल, क्योंकि उसको रिपीट कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस हम इसमें करते रहते हैं। तो फिर उसके बाद अगली पीढ़ी में फिर से डिज़ायरेबल प्लांट को हम छांटते हैं, फिर से उनका सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं, फिर सेल्फ पॉलिनेशन का प्रोजेनी रो लगाते हैं, फिर उसमें इंटर क्रॉस करते हैं, आपस में क्रॉस करते हैं ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन में, और फिर वहाँ से फिर इक्वल अमाउंट ऑफ सीड लेकर फिर अगली पीढ़ी उगाते हैं। तो वही प्रोसेस को रिपीट किया। तो ये हुआ फर्स्ट रिकरेंट सिलेक्शन। तो पहला जो हम सिलेक्शन का प्रोसेस किए वो हुआ ओरिजिनल रिकरेंट सिलेक्शन साइकिल और या ओरिजिनल सिलेक्शन साइकिल, और उसके बाद जो फिर से उसको पहली बार जब रिपीट किए तो वह फर्स्ट रिकरेंट सिलेक्शन साइकिल। तो इस तरीके से अगर फिर ज़रूरत पड़ा तो अगर और कुछ देखें कि सुधार चुने हुए पौधों में जो सुधार हुआ है उसमें जितना हम चाह रहे थे उतना नहीं हुआ है तो थोड़ा और हो सकता है, तो फिर और करेंगे उसमें, और हम उसमें फिर से इस साइकिल को रिपीट करेंगे। तो इस तरीके से हम सिलेक्शन साइकिल को जो है वो रिपीट करते रहते हैं। तो फर्स्ट सिलेक्शन साइकिल, सेकेंड सिलेक्शन साइकिल, ऐसा करके हम इसको रिपीट करते रहते हैं। तो ये उन लक्षणों के लिए सूटेबल है, उन लक्षणों के लिए अच्छा है जहाँ पे हेरिटेबिलिटी ज़्यादा है, यानी कि जो लक्षण जो है आसानी से पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो ट्रांसमिट होते हैं। तो ऐसे कौन से लक्षण हैं जो कि कम नंबर ऑफ जीन से जो कंट्रोल होते हैं, 1 2 3 4 जीन से कंट्रोल होने वाले हैं, वो आसानी से ट्रांसफ़र होते हैं। जो ज़्यादा जीन से कंट्रोल होते हैं उनका ट्रांसफ़र होना इतना आसान नहीं है। तो जो हाई हेरिटेबिलिटी वाले लक्षण है उनके लिए ये मेथड बहुत अच्छा है। तो ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, डायग्राम से दिखाया गया है। पहले साल में हम कुछ सुपीरियर फिनोटाइप को छांटते हैं, उनका सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं, उसके बीज को हम हार्वेस्ट करते हैं अलग से, और फिर इंडिविजुअल हर एक प्लांट से जो बीज लिए हैं उसका अलग अलग लाइन लगाते हैं, पॉसिबल इंटरक्रॉस इसमें बनाते हैं, और सीड को हम ले लेते हैं, सीड को इकट्ठा कर लेते हैं। इकट्ठा करके फिर अगली पीढ़ी में ऐसा लगाते हैं लाइन से, फिर उसमें जो अच्छा पौधा है उसको छांटते हैं, फिर उसमें सेल्फिंग करते हैं, फिर उसको सेल्फिंग करने के बाद अगली पीढ़ी लगाते हैं लाइन से। तो ये जो पहला जो 2 पार्ट हुआ ये हुआ ओरिजिनल सिलेक्शन साइकिल, यानी कि पौधों को छांटना, सेल्फिंग करना और उनको लेकर के सिंगल प्रोजेनी रो हर पौधे का, छांटे हुए पौधे का एक एक लाइन लगाना उसके बीज से, और फिर उसमें आपस में क्रॉस बनाना और उसके बीज को इकट्ठा करना। तो ये जो हुआ पहला साइकिल हुआ, और उसको बाद में रिपीट करेंगे तो फर्स्ट रिकरेंट साइकिल हुआ, सिलेक्शन साइकिल हुआ। तो इसको रिपीट कर सकते हैं, बाद में हम और भी इसको रिपीट करते रह सकते हैं। अब इसका जो दूसरा पार्ट है वो है GCA फॉर जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी, इसको जेनकिंस ने दिया था। तो इसमें हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ फिनोटिपिकली आउटस्टैंडिंग प्लांट्स सिलेक्ट करते हैं, जैसा कि हम रिकरेंट सिलेक्शन में किए हैं। पौधों को चुनाव किए, उनको सेल्फिंग किए करके वो बीज को हम रख दिए। इसमें एक्स्ट्रा क्या करते हैं, एज वेल एज क्रॉस्ड विथ ए टेस्टर। मतलब अगर मैं, ये मेरा फील्ड है और इसमें से मैं इसका और इसका चुनाव किया हूँ, तो इनको मैं सेल्फिंग तो करूँगा ही, साथ में इसका मैं क्रॉस भी बनाऊँगा। क्रॉस किसके साथ बनाऊँगा, टेस्टर के साथ। तो एक टेस्टर है, ये भी एक किस्म का एक पॉपुलेशन है, ये एक किस्म का पौधा है जिसके साथ हम इसको टेस्टिंग करते हैं। एक टेस्टर कैसा पौधा होता है या किस तरह के समूह में से टेस्टर को लिया जाता है, ऐसा जो कि ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी है, मतलब एक पर परागन वाली किस्म है, उसी फसल की एक दूसरी वैरायटी है या दूसरा एक समूह है, पॉपुलेशन, उसके साथ एक समूह उसी किस्म का एक दूसरा पॉपुलेशन है, उसके साथ में हम उसको टेस्टिंग करते हैं, तो उसको टेस्टर बोला जाता है। तो टेस्टर के साथ हम उसको क्रॉस भी करते हैं, तो इनका सेल्फिंग भी करते हैं। एक्स्ट्रा क्या कर रहे हैं इस GCA में, उसको एक टेस्टर के साथ हम क्रॉस बनाते हैं। तो सेल्फ सीड को हम, जो सेल्फिंग वाला सीड है उसको हार्वेस्ट करके हम अलग रख देंगे तीसरे साल के लिए। तो दूसरे साल में हम क्या करेंगे, पहले साल में तो ये किए सेल्फिंग और क्रॉसिंग, तो दूसरे साल में हम क्या करेंगे,
तो दूसरे साल में जो टेस्ट क्रॉस हम किए हैं टेस्टर के साथ, उनके बीजों को हम लगाते हैं रेप्लिकेटेड ट्रायल में दूसरे साल में। तो ये जो पौधों का हम चुनाव किए थे, इसको हम सेल्फिंग करके उस बीज को तो रख देंगे, और जो टेस्टर के साथ क्रॉसिंग किए थे वो क्रॉस किए हुए बीज को हम अलग से लेकर के ट्रायल में लगाते हैं। और जो जिसका क्रॉस टेस्टर के साथ अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, उन्हीं के सेल्फ किए हुए बीज जो हम रखे हैं उन्हीं को लेके हम आगे बढ़ेंगे। तो इसमें हम प्रोजेनी को एक बार टेस्ट कर रहे हैं। सिंपल में क्या कर रहे हैं, इनको हम चुनाव किए, इसका हम सेल्फिंग किए और उस बीज को लेके अगली पीढ़ी लगा दिए। लेकिन यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हम सेल्फिंग करके वो बीज को रख तो लिए, लेकिन अगली पीढ़ी उगाने से पहले हम उसको साथ में एक टेस्टर के साथ क्रॉस भी कर लीजिए। मान लीजिए इसका और इसका जब हम टेस्टर के साथ क्रॉस कर रहे हैं तो उसका रिज़ल्ट हमको अच्छा मिल रहा है। तो इन्हीं दोनों के जो सेल्फ किए हुए बीज हम रखे हैं उन्हीं से हम अगली पीढ़ी उगाएंगे। इसको हालांकि हम छांटे थे, पर इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। तो इसको आगे बढ़ने से पहले हम एक बार टेस्ट कर ले रहे हैं। तो ये जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी में एक अलग चीज़ है जो सिंपल रिकरेंट सिलेक्शन से अलग है। इसको हम एक बार टेस्ट करते हैं टेस्टर के साथ, उसको फिर से हम आगे बढ़ते हैं। तो जो प्लांट जो है सुपीरियर टेस्ट क्रॉस प्रोजेनी दे रहा है उनका हम चुनाव करते हैं। मान लीजिए ये वाला अच्छा देता है तो इनका हम अलग से छांट लिए और इन्हीं के सेल्फ किए हुए पौधों को हम अगले साल उगाते हैं। तो उन्हीं के सेल्फ सीड को हम अगले साल उगाते हैं। और फिर जैसा कि हम रिकरेंट सिलेक्शन में करते हैं, उनको उगाने के बाद उनमें सब ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन में उनका क्रॉसेस बनाते हैं। जितने क्रॉसेस बन सकते हैं तो उन सारे क्रॉस बनाते हैं। फिर क्रॉस के बीज को हम इकट्ठा करते हैं और फिर उसको लेके तो ये जो क्रॉस बनाने तक का जो प्रोसेस हुआ, ये मेरा एक सिलेक्शन साइकिल हुआ। पौधों का चुनाव किया, उनमें सेल्फिंग किया, सेल्फिंग करके बीज को रख दिया और उनको क्रॉस भी किया। जो क्रॉस का रिज़ल्ट अच्छा है उन्हीं पौधों में से सेल्फ वाले सीड को लेके आगे बढ़ा और आगे बढ़ के उनमें उनको लगाया और उनमें आपस में क्रॉस बनाया और फिर उसमें से बीज को इकट्ठा किया। तो ये जो है एक सिलेक्शन साइकिल है। इसमें अंतर ये है सिंपल सिलेक्शन से कि इसको हम आगे बढ़ने से पहले उनको हम एक टेस्टर के साथ लगा करके एक बार उनका टेस्ट कर लेते हैं कि उनका जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी कैसा है, टेस्टर के साथ उनका कॉम्बिनेशन कैसा हो रहा है। तो जो अच्छा कंबाइन कर रहा है उसको लेके हम आगे बढ़ते हैं, जो नहीं कर रहा है उसको छोड़ देते हैं। तो ये वही बोल रहा है कि इंटर क्रॉस ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन टू रेज द नेक्स्ट जनरेशन। तो ये जो है ओरिजिनल साइकिल कंप्लीट होता है। तो इसी प्रोसेस को हम दोबारा रिपीट करेंगे तो ये पहला रिकरेंट सिलेक्शन का साइकिल कंप्लीट होगा। तो सिंपल रिकरेंट सिलेक्शन और इसमें अंतर ये है, ये चुने हुए पौधे हैं उनका हम कंबाइनिंग एबिलिटी टेस्ट करते हैं। जो अच्छा कंबाइनिंग कर रहा है उसी को लेकर हम अगले जनरेशन में जाते हैं, ताकि अल्टीमेटली जो हम इम्प्रूव किया हुआ जो मेरा समूह या पॉपुलेशन बने, उनमें आपस में कंबाइनिंग एबिलिटी जो है वो अच्छा रहे। क्योंकि जो अच्छा कंबाइन कर रहा है टेस्टर के साथ उसको ही हम लेके आगे चल रहे हैं। तो ये उसका एक पिक्चर से दिखाया गया है। ये ओरिजिनल पॉपुलेशन है। इसमें से हम कुछ पौधों को छांटते हैं और उनका सेल्फ करके बीज रख देते हैं। इसी समय हम एक टेस्टर जो कि एक ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी है, उसके साथ हम इसका क्रॉस करते हैं और उस क्रॉस को हम लगा के टेस्ट करते हैं ईल्ड ट्रायल में। जो पौधा का क्रॉस अच्छा रिज़ल्ट दे रहा है उन्हीं के सेल्फ किए हुए पौधों को लेके हम आगे बढ़ते हैं और इसमें इंटर क्रॉसिंग करते हैं, आपस में क्रॉसिंग इसका करते हैं। फिर उसमें से बीज को लेके अगली पीढ़ी लगाते हैं और फिर से जो ये वाला प्रोसेस है, ये प्रोसेस फिर से रिपीट करते हैं। तो इस तरीके से बार बार ये रिपीटेशन होता है और ये साइकिल हम तब तक करते रहते हैं जब तक कि हमको जितना हम सोच रहे थे या चाह रहे थे कि सुधार हो जाए समूह में, पॉपुलेशन में, उतना लेवल तक ना आ जाए। जो तीसरे टाइप का है रिकरेंट सिलेक्शन फॉर SCA या स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी, इसको हल ने दिया था 45 में। इसमें भी प्रोसेस वही है, सेम करते हैं, पर इसमें जो टेस्टर हम इसमें अंतर सिर्फ जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी और इसमें यही है कि इसमें जो टेस्टर हम यूज़ करते हैं वो टेस्टर एक इनब्रेड लाइन होता है। तो जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी में जो हम टेस्टर यूज़ करते हैं वो एक ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी होती है, मतलब फ्रीली जिसमें पॉलिनेशन होता है उस टाइप का। और यहाँ पे जो टेस्टर को हम यूज़ करते हैं वो एक इनब्रेड लाइन होता है। यही दोनों में अंतर है और बाकी प्रोसेस में कोई भी अंतर नहीं है।
तो जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी और स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी में, जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी में एक ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी लेते हैं एज ए टेस्टर, उसको लेके यूज़ करते हैं, और इसमें हम एक इनब्रेड लाइन को टेस्टर यूज़ करते हैं। बाकी इसमें और उसके मेथड में और कोई अंतर नहीं है। तो इसमें भी वही लिखा है, सेल्फ सीड को हार्वेस्ट करते हैं, रख देते हैं तीसरे साल के लिए, और जो टेस्ट क्रॉस किया हुआ है उसको हम ईल्ड ट्रायल में लगाते हैं दूसरे साल में, और जो अच्छा क्रॉस उसमें से जो परफॉर्मेंस अच्छा दे रहा है, जिस क्रॉस का परफॉर्मेंस अच्छा है, उसको फिर हम अगली पीढ़ी में उगाते हैं। तो सुपीरियर टेस्ट क्रॉस जो दे रहा है उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उसको लेके हम इसके बाद अगली पीढ़ी में जाते हैं। तो ये पहला सिलेक्शन साइकिल होता है। तो SCA और GCA में अंतर सिर्फ इतना ही है कि जो टेस्टर है उसमें अंतर है। GCA में जो हम टेस्टर यूज़ करते हैं वो एक ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी होता है, और इसमें जो है एक इनब्रेड लाइन होता है। बाकी का प्रोसेस दोनों में बिल्कुल भी सेम है। तो जो इंटरक्रॉस सीड है उसको फिर हम प्लांट करते हैं, और इसी साइकिल को, फर्स्ट ईयर की जो साइकिल है उसी को हम रिपीट करते हैं। तो 3 साल में एक साइकिल हो रहा है, फिर अगला 3 साल फिर दूसरा साइकिल होगा। तो इसमें 3-3 साल का साइकिल होता है, जबकि जो सिंपल रिकरेंट सिलेक्शन है उसमें 2 साल का एक साइकिल होता है। तो इसी साइकिल को हम रिपीट करते रहते हैं जब तक कि हम उसमें इम्प्रूवमेंट जो हम चाह रहे हैं उतना नहीं हो जाए, तब तक हम इस साइकिल को रिपीट करते रहते हैं। तो रिकरेंट सिलेक्शन नाम इसलिए दिया गया है कि इस प्रोसेस जो है, और सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो रिपीट होता है, इसलिए इसको रिकरेंट सिलेक्शन या रिकरेंट सिलेक्शन साइकिल कहा गया है। तो ऑपरेशन ऑफ सेकेंड ईयर इज़ रिपीटेड, फिर 5th ईयर में रिपीट करेंगे। फिर वो सेम ही चीज़ है जो जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी में है, स्पेसिफिक में भी सेम ही है। तो ये फर्स्ट रिकरेंट साइकिल हुआ। तो 3 साल का एक साइकिल हुआ, पहला, दूसरा, तीसरे साल में एक साइकिल, फिर चौथा, पाँचवा, छठा साल में एक रिकरेंट सिलेक्शन साइकिल। तो ऐसा कर करके इसको हम रिपीट करते रहते हैं। तो सिलेक्शन साइकिल में भी रिपीटेड। जो रेसिप्रोकल चौथा टाइप का रिकरेंट सिलेक्शन है, रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन, इसको कॉम्स्टॉक, रॉबिन्सन एंड हार्वे ने दिया था। तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव बाकी तीनों से ये अलग है। अलग कैसे है कि इसमें 2 अलग अलग पॉपुलेशन को एक साथ जो है उसको हम 2 अलग अलग पॉपुलेशन को हम एक साथ लेके चलते हैं। उनकी एबिलिटी टू कंबाइन वेल, मतलब वो दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन करें, ये टेस्ट करते हुए हम आगे चलते हैं। तो इसमें इंस्टीड ऑफ एक पॉपुलेशन, मान लीजिए ये एक पॉपुलेशन है और ये एक पॉपुलेशन है, इसमें भी पौधे हैं, इसमें भी हैं। तो ये जो दोनों पॉपुलेशन है, तो जैसा रिकरेंट सिलेक्शन में मान लीजिए हम इसको और इसको छांटे हैं, और यहाँ से इसको और इसको छांटे हैं, तो यहाँ पर इनको हम सेल्फ करके और फिर उसके सीड को रखते हैं, और यहाँ भी इसको सेल्फ करके रखते हैं। और यहाँ पर जो टेस्टर है वो ये वैरायटी के लिए ये टेस्टर होता है। अगर मेरे पास ए पॉपुलेशन है, मतलब ए समूह है, और बी पॉपुलेशन है, एक बी समूह है, तो ए के लिए बी टेस्टर का काम करता है और बी के लिए ए टेस्टर का काम करता है। और जब टेस्ट में जो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है टेस्ट क्रॉस में, उसी को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। तो हम जो समूह में से जिन पौधों का, उन्हीं पौधों को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं जो कि आपस में अच्छा कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। तो आगे जो पॉपुलेशन भी मिलेगा उसमें वही पौधे होंगे जो आपस में अच्छा कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। तो इसमें हम 2 पॉपुलेशन को एक साथ लेके बढ़ते हैं और उनकी आपस में कंबाइन करने की क्षमता को देखते हैं। तो जो इम्प्रूवमेंट होता है, इसका भी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, इसका भी सुधार कर रहे हैं, साथ में ये भी कर रहे हैं कि जो सुधार किया वाला पॉपुलेशन है वो आपस में भी अच्छा कॉम्बिनेशन कर सकता है, अच्छा क्रॉस बन रहा है दोनों में। तो ये रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन नाम इसीलिए यूज़ किया है। रेसिप्रोकल का मतलब ही यही है कि इसके साथ ये और इसके साथ ये दोनों एक दूसरे के लिए टेस्टर का काम करता है, इसलिए रेसिप्रोकल है। और रिकरेंट है क्योंकि बार बार इसको कर रहे हैं। तो पॉपुलेशन ए एंड बी ईच सर्व एज टेस्टर फॉर द अदर। तो जैसा कि रिकरेंट में करते हैं सिलेक्शन, रिकरेंट सिलेक्शन में कि ए और बी को कुछ पौधे छांटते हैं, उनको सेल्फ कर लेते हैं, सीड को हार्वेस्ट करके रख देते हैं,
और जो सिलेक्टेड प्लांट है ए, उसको टेस्ट क्रॉस करते हैं विद प्लांट्स ऑफ बी, और बी के जो चुने हुए पौधे हैं उनको ए के पौधों के साथ टेस्ट क्रॉस करते हैं, और फिर उस टेस्ट क्रॉस को हम लगाते हैं। लगा के जो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, सेपरेट ईल्ड ट्रायल्स करते हैं दोनों तरह के क्रॉस के लिए। जो अच्छा दे रहा है उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं और उन्हीं के सेल्फिंग किए हुए सीड को लेकर के हम तीसरी पीढ़ी में लगाते हैं। तो यही चीज़ हम करते रहते हैं। ये ओरिजिनल सिलेक्शन साइकिल होता है, और फिर उसके बाद जो है इसी प्रोसेस को हम रिपीट करें तो वो रिकरेंट सिलेक्शन साइकिल होता है। तो ये जो 4 तरह का रिकरेंट सिलेक्शन साइकिल है या रिकरेंट सिलेक्शन है, जो सिंपल रिकरेंट सिलेक्शन है, या रिकरेंट सिलेक्शन फॉर GCA है, रिकरेंट सिलेक्शन फॉर SCA है, और रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन है, ये सब में प्रोसेस वही है। एक पॉपुलेशन है, उसमें से हम कुछ पौधों को छांटते हैं या चुनते हैं उनके बाहरी रंग रूप के आधार पर, डिज़ायरेबल कैरेक्टर के आधार पर, और सिंपल में हम सीधे सीधे उसको लेकर अगली पीढ़ी लगाते हैं और उसमें आपस में क्रॉस बनाते हैं, बना करके उनके बीज को इकट्ठा करके फिर अगली पीढ़ी लगाते हैं, फिर वहाँ सेल्फिंग करते हैं, चुनाव करते हैं। तो सिंपल में ये करते रहते हैं। GCA में जब हम सेल्फिंग किए हैं, उसके साथ साथ में सेल्फिंग किए हुए पौधों का हम एक टेस्ट क्रॉस भी बनाते हैं। जो टेस्टर यूज़ होता है वो एक ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी होता है, और जो स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी में जो टेस्टर होता है वो एक इनब्रेड लाइन होता है। और रेसिप्रोकल में जो दोनों पॉपुलेशन है या 2 समूह है, तो समूह A समूह B के लिए टेस्टर का काम करता है, और समूह B समूह A के लिए टेस्टर का काम करता है। तो इन तीनों में जो अंतर है, इन रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन, GCA और SCA में, इसमें सिर्फ टेस्टर का अंतर है, और यहाँ पे कोई टेस्टर नहीं होता है। तो यहाँ पर सिंपल रिकरेंट सिलेक्शन में हम प्रोजेनी टेस्ट नहीं कर रहे हैं, प्रोजेनी कैसा होगा वो नहीं देख रहे हैं, बिना देखे हम उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। और इन तीनों में हम क्या कर रहे हैं, प्रोजेनी टेस्ट को कर रहे हैं। तो प्रोजेनी टेस्ट इन तीनों में यस है, यहाँ पे प्रोजेनी टेस्ट नो है। यहाँ पे हम प्रोजेनी टेस्ट नहीं कर रहे हैं, इसमें हम प्रोजेनी टेस्ट कर रहे हैं। इसमें जब प्रोजेनी टेस्ट कर ही नहीं रहे हैं तो कोई टेस्टर या क्रॉसिंग की बात नहीं है। यहाँ पे हम प्रोजेनी टेस्ट कर रहे हैं एक टेस्टर के साथ में। वो टेस्टर कौन है, तो इस केस में टेस्टर जो है वो एक ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी है, इस केस में टेस्टर जो है वो इनब्रेड लाइन है, और इस केस में टेस्टर जो है वो पॉपुलेशन ही एज ए टेस्टर का काम करता है। तो ये 4 तरीके के रिकरेंट सिलेक्शन है। जो रिकरेंट सिलेक्शन जैसे कि हम क्रॉस पॉलिनेशन में पर परागण वाले फसलों में, जिससे हम उनके पॉपुलेशन का या समूह का सुधार करते हैं। तो ये वही बोल रहा है, ये उस तरह से फोटोग्राफ में दिखाया हुआ है। ये एक A है, एक B है। A के कुछ पौधों को लेके हम सेल्फिंग करते हैं, उस पौधों को सेल्फिंग करके बीज को अलग रखते हैं, इसका भी सेल्फिंग करके अलग रखते हैं। A और B के पौधों का जो चुने हुए हैं उनका क्रॉस बनाते हैं, क्रॉस को यहाँ टेस्ट करते हैं। जो अच्छा क्रॉस दे रहा है उन्हीं के सेल्फिंग किए हुए पौधों का हम अगली पीढ़ी में उगाते हैं। फिर उनमें आपस में क्रॉस बनाते हैं, बीज इकट्ठा करते हैं, फिर तो यहाँ तक हो गया एक सिलेक्शन साइकिल। फिर उसमें से हम अगली पीढ़ी उगाते हैं, फिर उसमें पौधों को चुनते हैं, उनका सेल्फिंग करते हैं, और टेस्टर के साथ इसके साथ एज ए टेस्टर क्रॉस बनाते हैं। तो ये प्रोसेस हम रिपीट करते रहते हैं। तो इसमें दोनों पॉपुलेशन में एक साथ सुधार हो रहा है, क्योंकि दोनों में हम चुनाव करते जा रहे हैं, सिलेक्शन करते जा रहे हैं, और साथ में कंबाइनिंग एबिलिटी भी उनकी सुधर रही है, क्योंकि जो उन्हीं पौधों का चुनाव करते हैं जो आपस में अच्छा कंबाइन करते हैं। तो ये है आपका रिकरेंट सिलेक्शन। तो इसका जो जेनेटिक बेसिस बोलता है रिकरेंट सिलेक्शन का, इसका जीन, इसका आधार क्या है, तो इसमें बस आप इतना ही ध्यान रखें कि ये एडिटिव या पार्शियल डोमिनेंस के सिद्धांत का उपयोग करता है, या ओवर डोमिनेंस के सिद्धांत का उपयोग करता है। एडिटिव मतलब जब जीन इकट्ठा हो रहे हैं तो उनका सबका असर जो है जुड़ रहा है, जुड़ के अच्छा दिख रहा है। या पार्शियल डोमिनेंस या ओवर डोमिनेंस मतलब 2 जीन जो है एक साथ आ रहे हैं तो उनका आपस में इंटरेक्शन होके एक प्रभावी या प्रभावी से भी ज़्यादा कुछ इस तरह का उनका लक्षण का जो प्रदर्शन हो रहा है, उसका जो एग्जीबिशन हो रहा है वो और भी ज़्यादा हो रहा है, तो ओवर डोमिनेंस उसको बोलते हैं। तो ये सिंपल रिकरेंट सिलेक्शन कहाँ होगा, जहाँ पर एडिटिव जीन का इफेक्ट ज़्यादा है, मतलब
एक साथ चुनाव हम कर रहे हैं और आपस में क्रॉस कर रहे हैं, तो जीन की संख्या आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, जीन आपस में जो अच्छे जीन हैं उनकी संख्या बढ़ रही है, और एडिटिव इफेक्ट अगर दे रहे हैं, सब मिल के एक इफेक्ट दे रहा है, तो वो उसके लिए अच्छा है। तो एडिटिव जीन का इफेक्ट जहाँ दे रहा है तो वहाँ पर ये अच्छा है, तो सिंपल रिकरेंट सिलेक्शन हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और GCA जो है हम वहाँ पर ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर इसमें भी हम ज़्यादा यूज़ इसको कर सकते हैं जहाँ पे एडिटिव इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हैं। जो रिकरेंट सिलेक्शन है वो ज़्यादा अच्छा है जहाँ पे ओवर डोमिनेंस अच्छा है। ओवर डोमिनेंस का मतलब है कि जब हम क्रॉस बना रहे हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए का क्रॉस अगर बना रहे हैं, तो ये जो कंडीशन है डोमिनेंस में ये इसके ऊपर प्रभावी होगा, तो इसका लक्षण नहीं दिखेगा। अगर इसका हाइट 10 फीट है और इसका हाइट 5 फीट है तो ये जो है 10 फीट ही दिखेगा अगर डोमिनेंट वाला कंडीशन है तो। लेकिन ओवर डोमिनेंस में क्या होगा, ये 10 के बजाय 15 फीट भी हो सकता है, मतलब डोमिनेंस से भी ऊपर हो गया। तो अगर ऐसा है तो वहाँ पर SCA अच्छा है, क्योंकि SCA में जो इनब्रेड के साथ अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, मतलब कोई खास क्रॉस के साथ जो अच्छा दे रहा है, हम उसको ही सिलेक्ट करते हैं। तो ओवर डोमिनेंस जहाँ जीन का एक्शन है वहाँ पर हमको ये वाला रिकरेंट सिलेक्शन मेथड जो है वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो अगर ये पूछता है कि कौन सा रिकरेंट सिलेक्शन मेथड हम कहाँ लगाएंगे, तो सिंपल वाला मेथड हम वहाँ लगाएंगे जहाँ पर जीन्स एडिटिव एक्शन शो कर रहे हैं और टेस्टर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, वहाँ पर हम इसको करेंगे। जहाँ पर एडिटिव जीन एक्शन शो कर रहा है साथ में हम टेस्टर को भी यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे हम GCA को यूज़ करेंगे। जहाँ पर ओवर डोमिनेंस यूज़ हो रहा है वहाँ पर हम SCA को, स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी वाले मेथड को यूज़ करेंगे। और रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन जब दोनों तरह का मेथड को एक साथ लगाना है तो ये वाला मेथड हम यूज़ करते हैं, दो पॉपुलेशन एक साथ इम्प्रूव होता है इसके द्वारा। तो ये है रिकरेंट सिलेक्शन और उसके 4 टाइप्स। इसके बाद जो हम दूसरा मेथड जो है क्रॉस पॉलिनेशन में जो हम देखे जा रहे हैं वो है हाइब्रिड का। तो जब हम हाइब्रिड बनाते हैं या हाइब्रिड वैरायटीज़ डेवलप करते हैं, वो उसमें हम क्या करते हैं और वो उसका बनाने का, हाइब्रिड डेवलप करने का या हाइब्रिड वैरायटी डेवलप करने का तरीका क्या है। चूँकि क्रॉस पॉलिनेशन है तो जैसा हम शुरू में देखे थे कि क्रॉस जो है वो हेट्रोजाइगस होता है, यानी कि उसमें कंडीशंस जो है इस तरह का कंडीशन ज़्यादातर रहेगा सारे जीन्स के लिए। जितने भी उसमें जीन्स हैं तो सब हेट्रोजाइगस कंडीशन में रहते हैं, तभी उसका सही मायनों में उसमें जो पोटेंशियल है, उसमें जो क्षमता है वो सही क्षमता तभी दिखाता है, चाहे पैदावार के लिए हो, चाहे फल के लिए हो या फूल के लिए हो, जिसके लिए हो, जब वो इस कंडीशन में हो, हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो। तो इसलिए जब हम हाइब्रिड बनाते हैं, हाइब्रिड में जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में बहुत अच्छा है उसका इस तरह के कंडीशन का हम यूज़ करते हैं। तो ये बोलता है कि फर्स्ट जनरेशन क्रॉस, मतलब पहला जनरेशन क्रॉस। अगर मान लीजिए मेरे पास एक पेरेंट है और 2 पेरेंट है, इससे जो पहला हाइब्रिड मिल रहा है F1, तो ये वाला को हम हाइब्रिड बोलते हैं। तो ये जो पेरेंट्स हैं, ये दोनों पेरेंट्स जनक वो कौन हो सकते हैं, वो प्योर लाइन हो सकते हैं, वो इनब्रेड्स हो सकते हैं, वो क्लोन्स हो सकते हैं, वो ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी हो सकते हैं, और भी कुछ हो सकता है जिसमें कि जीन में अंतर हो। तो कोई भी दो जीन में अंतर हो ऐसे को लेके जब हम क्रॉस बना के जो पीढ़ी तैयार करते हैं वो हाइब्रिड है। और जब इसको, ये जो क्रॉस जो हमको मिला, जब इसी को हम एज ए वैरायटी या एक किस्म के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम हाइब्रिड वैरायटी बोलते हैं। तो हाइब्रिड और हाइब्रिड वैरायटी में अंतर ये हुआ कि जब भी 2 जनक के बीच का क्रॉस से जो मिलता है, बशर्ते कि इन दोनों में कुछ जीन में अंतर है, तो उनके बीच के क्रॉस से जो भी मिलेगा उसको हम हाइब्रिड बोलेंगे। और इस हाइब्रिड को अगर हम एज ए वैरायटी एक किस्म के तौर पर उगाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे हाइब्रिड वैरायटी। तो हर क्रॉस को हम वैरायटी के तौर पे हो सकता है इस्तेमाल ना करें। तो जहाँ पे हम स्वनिषेचित पौधों में जब हम हाइब्रिड बनाते हैं तो उसमें प्योर लाइंस को लेके हम क्रॉस बनाते हैं। टोमेटो है, राइस है, तो उसमें प्योर लाइंस को हम एज ए पेरेंट्स या जनक यूज़ करेंगे। जो इनब्रेड वैरायटी जहाँ पे मेज, सोरगम, बाजरा, यहाँ पे चूँकि क्रॉस पॉलिनेटेड है तो यहाँ पे जो है पेरेंट्स के तौर पे हम इनब्रेड लाइंस को यूज़ करते हैं। तो 2 इनब्रेड के बीच का क्रॉस वो भी हाइब्रिड हुआ, 2 प्योर लाइन के बीच का क्रॉस
वो भी हाइब्रिड हो सकता है, बशर्ते कि दोनों में अंतर हो, जीन में अंतर है। कोई भी दो जनक जो पेरेंट उसका क्रॉस को हम हाइब्रिड बोलेंगे अगर दोनों में कम से कम एक जीन का अंतर है तो इनब्रेड जैसा कि हम पहले देखे हैं कि नियरली होमोजाइगस लाइन होता है, जिसको कि बार बार हम रिपीटेड इनब्रीडिंग या सेल्फिंग और साथ में सिलेक्शन से जिसको हम बनाते हैं, 6-7 जनरेशन तक सेल्फिंग और सिलेक्शन करते हैं तो इनब्रेड तैयार होता है। ये हम पहले देख चुके हैं। तो जो हाइब्रिड जो है, अलग अलग किस्म के हाइब्रिड बनते हैं डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ पेरेंट्स, मतलब उसमें जो जनक हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन कौन से जनक है, किस प्रकार के जनक का हम इस्तेमाल कर रहे हैं और कितने कर रहे हैं, उसके आधार पर जो है हाइब्रिड को बताया गया है। जैसा सिंगल क्रॉस हाइब्रिड, जब उसमें 2 जनक हैं ए और बी, ये दोनों क्रॉस पॉलिनेटर के केस में ये दोनों इनब्रेड लाइन्स होते हैं, मतलब एक इनब्रेड लाइन है एक बी, उनको क्रॉस करके जो हाइब्रिड बनाया जा रहा है वो है सिंगल क्रॉस हाइब्रिड। जो अगला हाइब्रिड है वो है डबल क्रॉस हाइब्रिड। ये क्रॉसिंग बिटवीन 2 इनब्रेड्स और प्योर लाइंस। तो ये एक प्योर लाइन उनके बीच में क्रॉस करके बना, या इनब्रेड के बीच में क्रॉस करके बना। अगर हम सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में हाइब्रिड बना रहे हैं तो ये दोनों प्योर लाइन होगा, और अगर क्रॉस पॉलिनेटेड में हम हाइब्रिड बना रहे हैं या पर परागन वाले फलों के फसल में हम हाइब्रिड बना रहे हैं तो उसमें ये दोनों इनब्रेड लाइन्स होंगे। दूसरा है 3-वे क्रॉस हाइब्रिड, जिसमें हम पहले 2 इनब्रेड लाइंस का या प्योर लाइंस का क्रॉस बनाते हैं, यानी ए और बी का हम क्रॉस पहले बना लिए, इससे जो F1A हाइब्रिड मिला उसको हम एक तीसरे इनब्रेड लाइन से क्रॉस करते हैं। तो यहाँ जो मिलेगा हमको, ये वाला जो है वो 3-वे क्रॉस हाइब्रिड होगा। तो 1 2 3 इसमें 3 पेरेंट जो है वो इन्वॉल्व होंगे, 3-वे क्रॉस हाइब्रिड। तो इसको हम दिखाते हैं ऐसे, A क्रॉस B इंटू C, यानी कि कोष्ठ के अंदर है, मतलब पहले A और B का क्रॉस बनता है, उससे जो तैयार होता है उसके साथ इसका क्रॉस किया जाता है। तो ये है 3-वे क्रॉस हाइब्रिड। तो क्रॉस बिटवीन ए सिंगल क्रॉस हाइब्रिड एंड एन इनब्रेड। तो सिंगल क्रॉस हाइब्रिड ये है, इसके साथ में हम इनब्रेड का क्रॉस करा रहे हैं। फिर आता है डबल क्रॉस हाइब्रिड, जहाँ A B C D 4 पेरेंट इन्वॉल्व है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था लेक्चर में। तो ये A और B 2 इनब्रेड लाइन है, C और D 2 इनब्रेड लाइन है। तो A और B का क्रॉस बनाते हैं हम, ये हाइब्रिड बनता है, यहाँ भी एक हाइब्रिड बनता है, और इन दोनों के बीच में हम क्रॉस बनाते हैं। तो इनके क्रॉस से जो हमको मिलेगा, ये जो मिलेगा ये हमारा है डबल क्रॉस हाइब्रिड। तो ये जो डबल क्रॉस हाइब्रिड है वो है ये, तो ये डबल क्रॉस हाइब्रिड होता है। तो इसमें बिटवीन 2 F1s, तो 2 F1 के बीच में क्रॉस होकर जो मिलता है वो डबल क्रॉस हाइब्रिड है। अगला जो है डबल टॉप क्रॉस हाइब्रिड। तो डबल क्रॉस हाइब्रिड क्रॉस्ड विथ ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी, मतलब इससे जो हमको F1 मिला, इससे जो F1 मिला, इससे क्रॉस करके हमको डबल क्रॉस हाइब्रिड मिला, इसको फिर हम एक ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी के साथ में क्रॉस कर रहे हैं, और क्रॉस करके जो हमको मिल रहा है वो है डबल टॉप क्रॉस हाइब्रिड। तो टॉप क्रॉस वर्ड तभी आएगा जिसमें क्रॉस में एक ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी इन्वॉल्व है, मतलब ये तब वही ये टॉप क्रॉस शब्द आता है। जैसा कि हम पहले भी देखें कि टॉप क्रॉस मतलब क्रॉस बिटवीन ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी, और दूसरा जो है वो डिपेंड करेगा क्या होगा। तो एक पेरेंट जो है क्रॉस में ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी रहेगा। तो ये ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी, और ये दोनों का ये F1, इन दोनों का F1, इनके F1 के बीच का क्रॉस, ये डबल क्रॉस हाइब्रिड। इस डबल क्रॉस हाइब्रिड का जब ओपन पॉलिनेटेड से क्रॉस कराते हैं उससे जो मिलता है ये है डबल टॉप क्रॉस हाइब्रिड, मतलब डबल क्रॉस प्लस ओपन पॉलिनेटेड यानी कि टॉप क्रॉस, उससे जो मिला डबल टॉप क्रॉस हाइब्रिड। तो जब F1 को हम मतलब दोनों पेरेंट के बीच का क्रॉस से जो मिलता है उसको जब हम कमर्शियल कल्टीवेशन में यानी कि व्यापारिक तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको हम हाइब्रिड वैरायटी बोलते हैं, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था इस क्रॉस के पहले। तो ये जो क्रॉस हो सकता है वो प्योर लाइन के बीच में हो सकता है, इनब्रेड्स के बीच में हो सकता है, दूसरे डिसिमिलर पॉपुलेशन के बीच में हो सकता है, तो किसी के भी बीच में ये हो सकता है।
हाइब्रिड वैरायटी को सबसे पहले जो है कमर्शियली इस्तेमाल जो किया गया था वो मेज में किया गया था, यानी मक्का में किया गया था। तो कमर्शियली यानी कि व्यापारिक तौर पे, व्यावसायिक तौर पे सबसे पहले जो हाइब्रिड रिलीज़ हुआ था वो था मेज में, जो हाइब्रिड वैरायटी रिलीज़ हुई थी, क्योंकि मेज एक क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है और इसके ऊपर काफ़ी काम हुआ है। तो पहला हाइब्रिड भी जो है वो मेज पे ही एज ए वैरायटी मेज में बना था। तो यहाँ ये हाइब्रिड वैरायटी की बात कर रहा है कि सबसे पहला हाइब्रिड वैरायटी जो है वो मेज का बना था। तो 61 तो जब हाइब्रिड वैरायटी हम बनाते हैं तो हाइब्रिड वैरायटी बनाने में जो है उसमें जो ऑपरेशन है या जो प्रोसेस है उसमें मेनली 3 प्रोसेस होता है। एक तो है इनब्रेड लाइन डेवलप करना, दूसरा जो इनब्रेड लाइन तैयार किए हैं उनको इवेलुएट करना, उनको देखना कि वो कैसे हैं, उनका परफॉर्मेंस वगैरह टेस्ट करना, और फिर हाइब्रिड का डेवलपमेंट करना। तो इसको हम ब्रीफ में देखेंगे कि क्या क्या प्रोसेस हम करते हैं। तो पहला है डेवलपमेंट ऑफ इनब्रेड्स। इनब्रेड्स को जैसा कि आप मालूम है कि रिपीटेडली हम उनको सेल्फिंग करते रहते हैं और हर सेल्फिंग करने के बाद उस बीज को लगाते हैं और उसमें फिर जो डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स है उनके लिए चुनाव करते हैं, फिर उसमें सेल्फिंग करते हैं। ऐसा 6-7 जनरेशन तक हम सेल्फिंग और सिलेक्शन, सेल्फिंग सिलेक्शन, सेल्फिंग वरण, स्वनिषेचन वरण, स्वनिषेचन वरण करते रहते हैं। और करते करते 6-7 जनरेशन में जो अल्टीमेटली जो मिलता है वो होमोजाइगस हो जाता है, तो उसको हम इनब्रेड लाइन बोलते हैं। तो इनब्रेड लाइन को बनाना, फिर इनब्रेड लाइन को इवेलुएट करना, उसको टेस्ट करना कि जो इनब्रेड लाइन है वो कैसा परफॉर्मेंस है, और फिर हाइब्रिड को प्रोड्यूस करना। तो ये मेनली 3 स्टेप्स हैं, इसके बारे में हम थोड़ा ब्रीफ में देख लेंगे। तो इनब्रेड लाइन में हम क्या करते हैं डेवलपमेंट में, तो बाय इनब्रीडिंग और सेल्फिंग डेवलप फ्रॉम ए जेनेटिकली वेरिएबल पॉपुलेशन, मतलब एक समूह जो है जिस समूह में वेरिएशन मौजूद है, ऐसे में से कुछ पौधों को हम छांटते हैं जो लक्षण के आधार पर, जो लक्षण हम हाइब्रिड में डालना चाहते हैं, और उसको फिर हम कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग करते रहते हैं कपल्ड विथ सिलेक्शन। मतलब इनब्रीडिंग के साथ सिलेक्शन, इनब्रीडिंग किए मतलब सेल्फिंग किए, उसको लगा के फिर उसमें जो बीज है उसको अगली पीढ़ी में लगाने के बाद उसमें जो डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स है उनके लिए छांटे, फिर उनका सेल्फिंग किए, फिर अगली पीढ़ी लगाए। ये हम करते रहते हैं। जिस पॉपुलेशन या समूह से हम शुरुआत करते हैं उसको बोला जाता है सोर्स पॉपुलेशन। तो उसके लिए सोर्स पॉपुलेशन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है कि जिससे हम शुरुआत कर रहे हैं। तो सोर्स पॉपुलेशन में वेरिएशन रहना चाहिए, मतलब लक्षणों में अंतर रहना चाहिए, और वो लक्षण मौजूद होने चाहिए जो लक्षण को हम हाइब्रिड जब बनाएंगे उसमें हम डालना चाहते हैं। तो वो लक्षण और उनमें भिन्नताएं होनी चाहिए, तभी हम उसमें से छांट सकते हैं कि कौन सा अच्छा है, कौन सा ख़राब है। तो ये इस तरीके से हम इनब्रेड लाइन्स तैयार करते हैं। मैंने आपको इसमें शुरू में बताया था कि जो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स हैं या परपरागण वाली किस्में हैं, इनमें जब हम इनब्रीडिंग या सेल्फिंग करते हैं तो इनमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन आता है, इनका ईल्ड, इनकी पैदावार, इनका फर्टिलिटी ये सब घट जाता है। तो जब यहाँ भी हम सेल्फिंग करेंगे तो इसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन आएगा, क्योंकि ये क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, परपरागण वाली फसल है। तो इसमें हम जो छांट के पौधों को इनब्रीडिंग जैसे ही हम करेंगे, अगली पीढ़ी से ही हमको ये सब दिखना चालू हो जाएगा। तो जो फर्टाइल नहीं होंगे या जिसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा, जो सरवाइव नहीं करेगा, वो ख़त्म हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इनब्रीडिंग करते करते वही बचेंगे जिसमें अच्छे जीन मौजूद हैं, जो जिसमें सर्वाइवल करने की क्षमता है। हाँ, उनका डिप्रेशन उनमें भी होगा, उनमें भी ईल्ड वगैरह ये सब, उनका परफॉर्मेंस वगैरह सब घट जाएगा, हाइट और उनकी फर्टिलिटी और उनका ग्रोथ वगैरह ये सब घट जाएगा। लेकिन हाइब्रिड बनाने के टाइम जैसे ही हम क्रॉस करेंगे, फिर से ये जो सारा खोया हुआ जो भी ग्रोथ और जो भी ईल्ड वगैरह है, ये सब कुछ रीस्टोर हो जाता है, फिर से वापस आ जाता है। तो इसलिए उसमें ज़्यादा उसमें चिंता करने की बात नहीं होती है। जो सरवाइव नहीं कर सकता, मतलब कि सेपरेशन, जैसा कि क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, हम जानते हैं कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में होता है, ये हमेशा हेट्रोजाइगस होता है। इस तरह का कंडीशन होगा जीन्स के लिए। जैसे ही हम सेल्फिंग करते हैं तो ये सेग्रीगेशन होता है और जीन्स होमोजाइगस होना चालू हो जाते हैं। तो होमोजाइगसिटी जैसी आती है, तो अगर वो जीन होमोजाइगस कंडीशन में सर्वाइव करने के लायक नहीं है, मान लीजिए ये सेपरेट हो गया, तो कैपिटल ए और स्मॉल ए सेपरेट हो गया। अगर ये ऐसा है कि ये सर्वाइव नहीं कर सकता, इसमें इस तरह के चीज़ है जो कि सर्वाइवल नहीं हो सकता है, लीथल है,
तो इस तरीके जो है वो पॉपुलेशन से गायब हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। जो सर्वाइव कर सकते हैं वो बचेंगे। तो अच्छे जो जीन वाले हैं जिसमें सर्वाइवल की एबिलिटी है, स्टैंड करने की एबिलिटी है, वही सब बचा रहेगा। तो इनब्रेड्स का डेवलपमेंट हम कंटिन्यूअस सेल्फिंग के द्वारा करते हैं और 6-7 जनरेशन तक सेल्फिंग करने के बाद ऑलमोस्ट होमोजाइगस हो जाता है। तो उसको हम और हर पीढ़ी में हम छांटते भी जाते हैं, चुनाव करते जाते हैं उन लक्षणों के लिए जिनको हम हाइब्रिड में डालना चाहते हैं। तो 5 to 7 जनरेशन ऑफ सेल्फिंग एंड पेडिग्री सिलेक्शन। पेडिग्री सिलेक्शन इसलिए क्योंकि हम रिकॉर्ड रखते हैं कि किस में से शुरू किए थे, और रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ इनब्रेड लाइन। तो कि इनब्रेड लाइन बनाने के लिए हम लगातार सेल्फिंग करते हैं और एवरी जनरेशन में सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन कैसा? पेडिग्री सिलेक्शन, यानी कि हम उसका रिकॉर्ड रखते हैं कि कहाँ से शुरू किए थे। और जो ऑफ टाइप निकलते हैं, यानी कि जो सेग्रीगेशन की वजह से कुछ जीन्स जो अलग होते हैं, जो जिसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन की वजह से जो ख़त्म होते हैं वो गायब हो जाते हैं, और जो रह जाते हैं उसमें सर्वाइवल एबिलिटी वगैरह सब उसमें रहती है, पर इनब्रीडिंग डिप्रेशन तो रहता है, उनकी ग्रोथ वगैरह कम हो जाएगी। लेकिन जैसे ही हम हाइब्रिड के समय फिर से क्रॉस बनाएंगे तो सब फर्टिलिटी उनकी सब कुछ रिस्टोर हो जाती है। तो सोर्स पॉपुलेशन जिसको कि हम हाइब्रिड बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे वो एक ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी हो सकती है, कोई सिंथेटिक वैरायटी हो सकता है, सिंगल क्रॉस और डबल क्रॉस वाला पॉपुलेशन हो सकता है, प्योर कुछ भी हो सकता है जो जिसमें डिज़ायरेबल कैरेक्टर मौजूद है। तो जो इनब्रेड हम ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी से डेवलप करते हैं उनको फर्स्ट साइकिल इनब्रेड बोला जाता है, एक टर्म है। और जो हाइब्रिड वैरायटी से हम डेवलप करते हैं उनको सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन या फोर्थ साइकिल इनब्रेड बोला जाता है, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ इम्प्रूवमेंट साइकिल। मतलब उसमें कितना बार इम्प्रूवमेंट हम कर रहे हैं उसके आधार पर उनको सेकेंड या थर्ड या फोर्थ साइकिल इनब्रेड उसको बोला जाता है। और इनब्रेड को जनरली हम सेल्फ पॉलिनेशन के द्वारा उसको मेंटेन करते हैं, क्योंकि वो सेल्फिंग कर करके तैयार होता है। तो उसको हम होमोजाइगस कंडीशन हो जाता है, तो उसको होमोजाइगस कंडीशन को बनाए रखने के लिए हम उसको सेल्फिंग करते रहते हैं। तो इनब्रेड्स आर मेंटेन्ड बाय, इनब्रेड को बरकरार कैसे रखते हैं? बाय सेल्फ पॉलिनेशन। तो एक इनब्रेड लाइन जो हम तैयार किए हैं जिससे कि हम हाइब्रिड बनाएंगे, तो उस इनब्रेड लाइन को पीढ़ी दर पीढ़ी हम कैसे बनाए रखते हैं? तो वो सेल्फ पॉलिनेशन के द्वारा बनाए रखते हैं। दूसरा एक तरीका है हैप्लॉइड प्लांट से द्वारा। जैसा हम जानते हैं कि 6-7 जनरेशन तक सेल्फिंग करने का मतलब पूरा होमोजाइगस कर देना। तो अगर हम परागकण को लेते हैं जहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, यानी कि अगर ये कंडीशन है तो इसमें से जब पॉलन ग्रेन बनेगा या परागकण बनेगा तो उसमें इस तरह का कंडीशन आएगा, या ये या जो भी आए पृथक्करण के नियम के हिसाब से या सेग्रीगेशन के नियम के हिसाब से जो भी आए, तो इस तरह का कंडीशन जो क्रोमोसोम आएगा वो इस तरह का क्रोमोसोम इस एक ऐसा आ सकता है, ऐसा परागकण हो सकता है, ऐसा परागकण, ऐसा परागकण, इस टाइप का परागकण ऐसा हो सकता है। इससे हम टिश्यू कल्चर के द्वारा इससे पौधा तैयार करते हैं। तो इससे जब टिश्यू कल्चर के द्वारा पौधा तैयार करते हैं तो उनको हम हैप्लॉइड प्लांट बोलते हैं। और इसमें फिर हम क्रोमोसोम का डबलिंग कर देते हैं, क्रोमोसोम कोल्चिसिन अप्लाई करके क्रोमोसोम डबल कर देते हैं। तो डबल जब कर देंगे तो जब क्रोमोसोम डबल हो जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा? ये परफेक्टली एक होमोजाइगस कंडीशन आ जाएगा। तो ये कंडीशन जब हम इनब्रीडिंग के द्वारा 7 पीढ़ी में तैयार कर रहे हैं वो हम एक ही जनरेशन में हैप्लॉइड के द्वारा तैयार कर देते हैं। परागकण को लेकर कल्चर करें, जब उसमें से प्लांट डेवलप हो उसमें से कोल्चिसिन यूज़ करके उसको डबल कर दें क्रोमोसोम को, तो डिप्लॉयड नॉर्मल प्लांट एक बन जाएगा, जो कि करने में 7 जनरेशन लगता है, यहाँ हैप्लॉइड प्लांट से एक ही बार में तैयार हो जाएगा। तो इनब्रेड तैयार करने का 2 तरीका हुआ, एक हुआ कि लगातार सेल्फिंग और सिलेक्शन के द्वारा, और दूसरा है हैप्लॉइड प्लांट के द्वारा। तो दे कैन बी डेवलप्ड बाय एंथर कल्चर, ओवरी कल्चर और इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इस तरीके से हम उसको तैयार कर सकते हैं। तो ये जब हम इनब्रेड लाइन तैयार कर लेते हैं तो फिर हम उनको टेस्ट करते हैं, उनको इवेलुएट करते हैं कि उनका परफॉर्मेंस जो है वो कैसा है, जो उनमें जो अलग अलग लक्षण हैं, जैसे सूखे से लड़ने की क्षमता, ड्रॉट रेजिस्टेंस है कि नहीं, लॉजिंग मतलब ज़्यादा पानी लगने से गिर तो नहीं जाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें जो है उसमें जो बेसिक चीज़ें हैं उनको हम टेस्ट करते हैं।
तो इनब्रेड लाइन को इसलिए बोलते हैं कि पहला स्टेप हुआ इनब्रेड तैयार करना, जिसको कि हम लगातार स्वनिषेचन या सेल्फिंग से करते हैं या हैप्लॉइड प्लांट से भी कर सकते हैं। और फिर उसके बाद उनको इवेलुएट करना, उनकी जांच करना, उनको टेस्ट करना, उनको एक तरह से तौलना कि ये कैसा है, जो इनब्रेड बना है ये कैसा है, ये जब हाइब्रिड हम बनाएंगे, जब इसका हम संकर बनाएंगे तो वो कैसा बनेगा। तो उनकी कंबाइनिंग एबिलिटी जो हम शुरू में देखे हैं, जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी, इन जनरल वो दूसरे के साथ उसका कॉम्बिनेशन या संकर जब बनता है तो कैसा होता है, उसको हम टेस्ट करते हैं शुरू के स्टेज में, जिसको हम अर्ली टेस्टिंग बोलते हैं। तो इनब्रेड तैयार होने के बाद उसको हम टेस्टिंग करते हैं, उनकी कंबाइनिंग एबिलिटी को हम देखते हैं कैसा कॉम्बिनेशन ये दूसरे के साथ कर पा रहा है। तो जब हम इनब्रेड्स को उनका हम जांच करते हैं, उनको इवेलुएट करते हैं कि जो इनब्रेड बना है ये हमारा कैसा है, इसमें कैसे गुण मौजूद हैं, तो इनको दो तरीके से हम करते हैं। एक तो फिनोटिपिक तौर पर, यानी कि बाहरी रंग रूप के आधार पर, जो अगर हम लक्षण ऐसा है जो बाहरी रंग रूप से संबंधित है, वो सब लक्षण इसमें है कि नहीं है, इसका ग्रोथ कैसा है, ये कैसा पौधा तैयार हो रहा है, इसमें दाने कैसे लग रहे हैं, किस तरह का कलर उनका कैसा आ रहा है, जो भी लक्षण हम देखना है उसको देखते हैं। और दूसरा, इनको हम एक टेस्ट करके देखते हैं, मतलब एक टेस्टर के साथ इनका संकर या क्रॉस बना के हम देखते हैं कि इनका इन जनरल ये दूसरों के साथ इनका कॉम्बिनेशन जो है क्रॉसिंग करने से कैसा बन रहा है। तो उसको हम टॉप क्रॉस टेस्ट बोलते हैं। तो टॉप क्रॉस टेस्ट के द्वारा हम उनका जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी टेस्ट करते हैं। तो जो इनब्रेड है उनको जांच करने का दो तरीका है। एक तो है कि बाहरी रंग रूप के आधार पर फिनोटाइप देख करके, और दूसरा है कि उनका कंबाइनिंग एबिलिटी इन जनरल दूसरे के साथ संकर जो बनाएंगे वो संकर कैसा बनेगा, इन जनरल दूसरों के साथ जब कॉम्बिनेशन करते हैं तो कैसा बनता है, तो उसका हम जांच करते हैं। और उस जो टेस्ट, जिस टेस्ट के द्वारा हम वो जांच करते हैं उसको हम बोलते हैं टॉप क्रॉस टेस्ट। तो एक बार फिनोटाइप देखेंगे और टॉप क्रॉस टेस्ट करेंगे। तो इवैल्यूएशन में ये दो काम करते हैं। तो सिंगल क्रॉस भी बना के देखते हैं। जो इनब्रेड है उनको क्रॉस में सिंगल क्रॉस, बहुत सारे सिंगल, जो मान लीजिए 15, 20, 30, 40 इनब्रेड तैयार किए हैं, तो उन सबका आपस में क्रॉस बना के देखते हैं, एक एक क्रॉस। जैसे मान लीजिए 5 इनब्रेड हैं, A, B, C, D, E, तो A के साथ, जैसे A के साथ B का क्रॉस बनाए, A के साथ C का बनाए, A के साथ D का बनाए, इसके साथ E का बनाए, B के साथ D का बनाए, B के साथ E का बनाए। तो ऐसे सारे क्रॉस बना के हम देखते हैं कि सारे जितना भी पॉसिबल क्रॉस हो सकता है वो सारा क्रॉस बना के हम उसको देखते हैं कि क्रॉस का परफॉर्मेंस कैसा है। वो जो क्रॉस बनाए उसको हम कैसे टेस्ट करके उनको ट्रायल में लगा करके देखते हैं कि क्रॉस का रिज़ल्ट कैसा आ रहा है। और जो सबसे अच्छा दे रहा है, जो क्रॉस इसमें से मान लीजिए ये वाला क्रॉस या ये वाला क्रॉस या ये वाला क्रॉस, ये सबसे अच्छा आ रहा है, तो उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। फिर उनको ही हम हाइब्रिड डेवलपमेंट में इस्तेमाल करते हैं। हाइब्रिड वैरायटी बनाने में हम उसी क्रॉस का इस्तेमाल करते हैं और वही संकर को हम एज ए हाइब्रिड वैरायटी फिर लोगों को उगाने के लिए, कल्टीवेशन करने के लिए देते हैं। तो हाइब्रिड को इनब्रेड लाइन को बनाओ, इनब्रेड लाइन की जांच करो। कैसे जांच करो? उसका बाहरी रंग रूप फिनोटाइप के आधार पर, और दूसरा है उनको टेस्ट करो। टेस्ट कैसे करो? आपस में उनका क्रॉस बनाओ। तो जो क्रॉस सबसे अच्छा बन रहा है उस क्रॉस को लेके हम एक वैरायटी के तौर पर, एक किस्म के तौर पे उसको हम आगे बढ़ाते हैं। एक हम देखें कि एक हाइब्रिड हम, एक तरह का हाइब्रिड हम बनाते हैं जो डबल क्रॉस होता है, यानी कि A क्रॉस B और C क्रॉस D और इनका F1 इसको क्रॉस करके फिर हमको डबल क्रॉस हाइब्रिड मिलता है। तो सिंगल क्रॉस जब हम हाइब्रिड बना रहे हैं, मतलब एकल संकर वाला जब हम हाइब्रिड बना रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जितना इनब्रेड लाइन है उनका आपस में हम क्रॉस करके देख लिए कि कौन सा क्रॉस सबसे अच्छा बैठ रहा है, उसी क्रॉस को हम हाइब्रिड बना दिए। लेकिन डबल क्रॉस का अगर हमको ऐसा करके देखना है तो ये काफ़ी टाइम टेकिंग काम है, क्योंकि पहले हम सिंगल क्रॉस बनाएंगे, फिर उसमें जो क्रॉस बनेगा उसको हम उगाएंगे, फिर उसमें क्रॉस बनाएंगे, फिर डबल क्रॉस बनाएंगे। तो 1 साल 2 साल लग जाएगा, 3 साल हमको लग जाएगा उसको चेक करने में कि कौन सा डबल क्रॉस सबसे अच्छा हो रहा है। तो यहाँ पर हम ये वाला मेथड नहीं लगा सकते, इस तरह का टेस्ट करके नहीं दे सकते। तो इसको हम प्रेडिक्ट करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि डबल क्रॉस कैसा होगा, उसका अनुमान
हम सिंगल क्रॉस जो होता है, जो हम सिंगल क्रॉस बनाए हैं, जैसे मान लीजिए हमको देखना है कि ये वाला और ये वाला, ये सिंगल क्रॉस और ये सिंगल क्रॉस, इन दोनों को लेकर के हम एक डबल क्रॉस हाइब्रिड अगर बनाते हैं तो उसका परफॉर्मेंस कैसा होगा, वो हम इन दोनों एकल संकर के जो परफॉर्मेंस है उसी से कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन गुना भाग करके हम तय करते हैं कि इनका परफॉर्मेंस कैसा होगा। तो उसके आधार पर अगर हमको कैलकुलेशन से अगर दिख रहा है कि इन दोनों का डबल क्रॉस हाइब्रिड अच्छा होगा तो उस केस में हम इनका डबल क्रॉस बनाते हैं, अदरवाइज़ हम नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पर हम सिंगल क्रॉस बना के टेस्ट करते हैं, जो संकर सबसे अच्छा है उसको हम हाइब्रिड के तौर पर रिलीज़ कर देते हैं। और डबल क्रॉस बनाने में हम डबल क्रॉस बना के देखते नहीं हैं, ये जो सिंगल क्रॉस हम एकल संकर जो सब बनाए हैं उसी के परफॉर्मेंस के आधार पर, उन्हीं का जो फील्ड में जो रिज़ल्ट दिख रहा है उसके आधार पर, उनके डाटा से, उनका जो हम डाटा कलेक्शन करते हैं, जो हम उनका रिकॉर्ड करते हैं परफॉर्मेंस वगैरह, उसी के आधार पर हम एक मैथमेटिकल फार्मूला है जिसके ऊपर लगा करके हम इसका अनुमान लगाते हैं। और जिसमें हमको देख रहे हैं कि ये अच्छा हो रहा है उसमें फिर हम डबल क्रॉस में आगे जाते हैं, नहीं तो हम नहीं जाते, क्योंकि इसमें 1 साल एकल संकर बनाने में लगेगा, फिर उनका संकर बनाने में और 1 साल लगेगा, फिर उसको उगा के देखो तो 2-3 साल का समय हमको देखने में ही चला जाएगा। तो इसलिए इसको हम प्रैक्टिकली नहीं करते, इसको हम कैलकुलेशन के आधार पर तय करते हैं। तो ये वही लिखा है कि प्रिडिक्शन परफॉर्मेंस ऑफ एनी डबल क्रॉस इज़ द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ 4 नॉन पेरेंटल क्रॉस। तो उनको करके करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ए, बी और सी, डी का हम डबल क्रॉस बनाना चाह रहे हैं, तो हम 4 अलग अलग क्रॉस बनाएंगे जिसमें ये 2 नहीं रहेगा, यानी कि ए के साथ सी, ए के साथ डी, बी के साथ सी और बी के साथ डी, सी के साथ डी, सी के साथ डी ऑलरेडी। तो ये 4 क्रॉस हम बनाएंगे जो कि यहाँ पे नहीं है। तो ऐसे 4 संकर हम बना करके और इनका औसत निकाल के देखते हैं, और वो औसत अगर अच्छा आता है तो फिर वहाँ पर हम इस डबल क्रॉस में जाते हैं। नहीं तो अदरवाइज़ अगर ये सब संकर बना कर और उनका औसत निकाल करके अगर अच्छा नहीं आता है तो फिर हम डबल क्रॉस में नहीं जाएंगे। तो इसमें जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं उनका परफॉर्मेंस को, उनका अनुमान लगाने के लिए कि डबल क्रॉस कैसा होगा, उसमें हम उन्हीं संकरों का हम इंफॉर्मेशन लेते हैं जो ये नहीं है, इनको छोड़ के। तो ए बी सी डी से ये 6 तरह का संकर बन सकता है। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी, ए क्रॉस डी, बी क्रॉस सी, बी क्रॉस डी और सी क्रॉस डी, ये 6 तरह के क्रॉस इन चारों को लेके बन सकते हैं। इन चारों को लेके ये 6 संकर बना सकते हैं। तो अगर इनका हमको प्रेडिक्ट करना है कि इनका डबल क्रॉस कैसा होगा, तो हम इन दोनों को छोड़ के बाकी जो एकल है उनका एवरेज लेकर के हम देखते हैं कि कैसा आ रहा है। तो इस तरीके से हम जो भी इसमें मान लीजिए इसका और इसका देखना है तो ये दोनों को छोड़ करके बाकी चारों का जो औसत है वो निकाल के देखेंगे। तो ऐसा करके हम देख सकते हैं जो औसत सबसे अच्छा दे रहा है तो वही डबल क्रॉस में हम जाएंगे, बाकी में नहीं जाएंगे। और प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड्स, तो इसमें जैसा कि हम पहले क्रॉसिंग टेक्निक्स के लेक्चर में देखे हैं, तो अल्टीमेटली जो 2 इनब्रेड का हम चुनाव करते हैं कि इनके बीच में हम हाइब्रिड बनाएंगे, तो एक फीमेल पेरेंट, एक मेल पेरेंट, एक के तौर पे हम उसको लेंगे। और जो फीमेल के तौर पे हम जिसको ले रहे हैं उसमें हम परपरागन करना है, तो उसमें हम पहले हम इमैस्कुलेशन करेंगे, यानी कि उसका जो मेल पार्ट है, पुंकेसर वगैरह है, उसको हटा देंगे। उसमें बैगिंग करेंगे, टैगिंग करेंगे, और उसमें जो भी हम क्रॉसिंग टेक्निक्स में देखे हैं तो उनका मेल पार्ट को हटा देते हैं। और फिर जिस पौधे को हम, जिस इनब्रेड को एज ए मेल पार्ट हमको यूज़ करना है, मेल की तरह इस्तेमाल करना है, उसमें से पराग लेकर के हम इसके वर्तिकाग्र में डालते हैं फ्लावर के, और फिर निषेचन होता है, उसको बैगिंग कर देते हैं, कवर कर देते हैं, टैगिंग वगैरह करते हैं, और फिर वो सीड को हम लेके हाइब्रिड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। और भी करें तो क्रॉस बनाने के टाइम में या हाइब्रिड बनाने के टाइम में एक तो हम हैंड इमैस्कुलेशन और हैंड पॉलिनेशन, माने पराग को लेकर के, फ्लावर को लेकर के हाथ से करना और हाथ से उसका जो मेल पार्ट है उसको हटाना, वो हम प्रोसेस करते हैं। दूसरा, हम पहले जो मेल स्टेराइल लाइन पढ़े हैं, तो मेल स्टेराइल लाइन का या पुंग बंध्यता जहाँ पर है उसका हम इस्तेमाल करते हैं। पुंग बंध्यता है तो वो लाइन में हमको परागकण बनेंगे ही नहीं,
तो वहाँ पर हमको ये करने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधे परागन वाला स्टेप कर सकते हैं। मतलब पहले मेल पार्ट को हटाने वाला स्टेप हमको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये पुंगबंधता या मेल स्टेरिलिटी शो कर रहा है, तो सीधे हम उसको लेके करते हैं। तो इसमें दो तरह का हम पढ़े हैं कि बंध्यता दो तरह की होती है, एक साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी साइटोप्लाज्म की वजह से, और एक साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। एक जो है सिर्फ जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी है, उसका साधारणतः इस्तेमाल नहीं होता है। तो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी और साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, ये दो तरह की पुंगबंध्यता का हम इस्तेमाल क्रॉस बनाने में करते हैं, हाइब्रिड बनाने में करते हैं। तो इसका इस्तेमाल ज्वार, बाजरा, धान और ये सब में करते हैं। और इसका साधारणतः ऑर्नामेंटल यानी कि जो फ्लावर्स हैं जो कि उसी में हम करते हैं, जिनसे सजावट के काम में जो आता है, ऐसे फूल जिनसे बाग में लगाया जाता है, तो उस केस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और फसल में ज्वार, बाजरा, धान ये सब में इसी का इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरा है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, यानी कि जिसमें खुद जैसा, जो इसका भी हम जो पहले पढ़े थे कि जिसमें संयोजकता जिसमें रहती है कि खुद उसी का परागकण उसी फ्लावर का जो वर्तिकाग्र में अगर गिरता है तो उसको निषेचित नहीं कर पाता है। तो ऐसा भी अगर कंडीशन मिलता है, उसका भी हम इस्तेमाल करते हैं हाइब्रिड बनाने में। और जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी का इसका बहुत कम इस्तेमाल है, ये रेड ग्राम कैस्टर दो। ज़्यादातर हम साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, इस तरह का पुंगबंध्यता जो है, इसी का मेनली इस्तेमाल होता है, क्योंकि उसमें रेस्टोरर जीन मौजूद है। खाली जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी का इस्तेमाल बहुत कम है। ये रेड ग्राम कैस्टर दो एग्जाम्पल दिया है। इसी का जो नॉर्मली फसलों में जब हम करते हैं तो मेनली हम साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी का ही इस्तेमाल करते हैं। मेरिट्स हाइब्रिड के क्या हैं? तो मेरिट्स जो है, जो इनब्रेड लाइन हम तैयार करते हैं, उनका आपस में कॉम्बिनेशन कैसा होता है। किसी खास, जैसे मेरे पास 10 इनब्रेड लाइन है, तो 10 का हम क्रॉस पहले संकर बना के देखते हैं, पहले के साथ दूसरा, दूसरे के साथ पांचवा, तीसरे के साथ सातवां, हर जो भी पॉसिबल हो सकता है सब हम बना के क्रॉस देखते हैं। तो इन जनरल एक इनब्रेड लाइन सबके साथ ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसा करके है, तो ए जो है बी सी डी ई एफ जी एच, बाकी सबके साथ कैसा कॉम्बिनेशन हो रहा है उसका वो देखते हैं। या कोई ख़ास कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा जो बैठ रहा है, ए मान लीजिए ए के साथ जो है ई का सबसे अच्छा संकर जो बन रहा है, बाकी सब जो संकर बन रहे हैं वो सब इतने अच्छे नहीं बन रहे हैं, तो उन दोनों का हम यहाँ पर टेस्ट करते हैं और जो सबसे अच्छा दे रहा है उसका हम इस्तेमाल इसमें करते हैं। तो इस एक्सप्लॉइट्स जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी और स्पेसिफिक कंबाइनिंग, मतलब इनके सिद्धांतों का इस्तेमाल यहाँ पे होता है। तो वैरायटी चूँकि बनती है जब हाइब्रिड है, तो हाइब्रिड में मतलब F1 जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसका F1 बनाऊँ, ये जो F1 है, तो इन दोनों का जब हम संकर में बनाऊंगा, ये F1 जो बनेगा, जितने होंगे सब में यही जीन होंगे, तो सारे जो है वो एक जैसे दिखेंगे। तो ऐसे ही मतलब मान लीजिए 50 जीन है, 50 जीन के लिए जो होगा सब में इस तरह का हेटेरोजाइगस कंडीशन होगा, तो सब जो फसल होगी वो एक जैसी होती है। तो इसलिए ये जो है यूनिफॉर्म होता है, मतलब खेत में एक समान दिखेगा। और इसको स्वपरागन हो या पर परागन हो, दोनों के में हाइब्रिड हम बना सकते हैं। स्वपरागित में हम प्योर लाइन का इस्तेमाल करके बनाते हैं और पर परागन में हम इनब्रेड लाइन का इस्तेमाल करके बनाते हैं। तो ये एकमात्र संकर ओज या हेट्रोसिस को इस्तेमाल करने का ये एकमात्र तरीका है सेल्फ पॉलिनेटर में। हेट्रोसिस क्या है हम देखेंगे इसके आगे, और इसके डीमेरिट्स हैं। डीमेरिट्स क्या है कि इसमें हमको जब क्रॉस बनाते हैं तो बहुत संकर बनाते समय ध्यान रखना पड़ता है स्वपरागन वगैरह ना हो जाए। तो ये थोड़ा सा कैपिटल इंटेंसिव टाइम, मतलब कैपिटल पैसा और लेबर और ये सब के मामले में इसमें थोड़ा खर्च ज़्यादा होता है, क्योंकि हमको ध्यान रखना पड़ता है। तो और हर बार जो हाइब्रिड जो है, इसको जैसे ही अगली बार हम लगाएंगे तो इसमें सेग्रीगेशन हो जाएगा, तो हमको हर बार यही वाला कंडीशन चाहिए, तो हर बार ये क्रॉस से तैयार करना पड़ता है। तो हाइब्रिड जो है हर बार बीज को हमको परचेज़ करना पड़ेगा। ये बीज हम एक बार लगाए तो अगली पीढ़ी में ये जो है सेग्रीगेशन हो जाएगा, तो उस वैसा परफॉर्मेंस नहीं आएगा। इसलिए हमको हाइब्रिड का सीड जो है हर साल ख़रीदना पड़ता है। तो ये बीज हमें हर साल ख़रीदना पड़ता है जो हाइब्रिड बीज है, तो इसलिए इसका परचेज़ करना पड़ता है हर साल में।
और कॉस्टली है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेबर टाइम सब कुछ लगता है, कॉस्टली है। और इस हाइब्रिड में एक चीज़ देखा गया है कि जो हाइब्रिड है उसका सही तौर पे उसके जो लक्षण हैं उनका प्रकाश तभी देखने को मिलता है जब उसको एप्रोप्रिएट इनपुट्स मिले, मतलब कि उनको उसको खाद, बीज, पानी ये सब पर्याप्त मात्रा में अगर नहीं मिलता है तो उसके लक्षण जो है पूरी तरह प्रकट नहीं होते हैं। तो हाइब्रिड वैरायटी करके लगा रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि नॉर्मल से 20 क्विंटल पैदावार दे रही है तो ये 30 क्विंटल देगी, लेकिन अगर उसको प्रॉपर ये सब नहीं मिला, ठीक तरीके से जो खाद, बीज और पानी वगैरह जो भी चाहिए वो सब नहीं मिला, तो इसके लक्षण ठीक से नहीं प्रकट होंगे, ये उतना पैदावार नहीं देगी। तो दूसरा जो हाइब्रिड के अलावा क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में एक और है, वो है सिंथेटिक वैरायटी। तो सिंथेटिक वैरायटी ये भी हाइब्रिड से ही, हाइब्रिड में जैसा इनब्रेड लाइन से तैयार किया जाता है तो इसको भी इनब्रेड लाइन से ही तैयार किया जाता है, पर इसमें थोड़ा सा अंतर है। हाइब्रिड में हम जो इनब्रेड लाइंस लिए हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास 4 इनब्रेड लाइन है, A, B, C और D, तो हाइब्रिड में इनको इनब्रेड लाइंस को हम जब टेस्ट करते हैं हाइब्रिड बनाने के लिए तो इनका क्रॉस हम संकर बनाते हैं जो भी पॉसिबल है, A, B, AC, AD, BC, BD, CD। तो जो भी संकर इन चारों के बीच में संभावना है वो सब हम बना के देखते हैं, और जो सबसे अच्छा है, मान लीजिए ये वाला सबसे अच्छा दे रहा है, इस 6 टाइप के संकर में ये वाला संकर या ये वाला हाइब्रिड का रिज़ल्ट सबसे अच्छा आ रहा है, तो हम इसको एज ए हाइब्रिड वैरायटी लोग रिलीज़ करते हैं, देते हैं। तो सिंथेटिक में हम क्या करते हैं, इनको मिला के एक पॉपुलेशन तैयार करते हैं। तो क्या करते हैं वो हम देखेंगे। तो प्रोड्यूस बाय क्रॉसिंग कैसे बनाते हैं, क्रॉसिंग के द्वारा। कैसा क्रॉसिंग? ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ ए नंबर ऑफ इनब्रेड लाइन। तो 4 से 6 इनब्रेड लाइन लेके, जैसे यहाँ 4 इनब्रेड लाइन लिए हैं, इन चारों इनब्रेड लाइन को लेके आपस में हम क्रॉस करते हैं सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशन में। तो पॉसिबिलिटी क्या संभावनाएं होती है, ये 4 को लेके ये 6 तरह की संभावनाएं बन रही हैं, 6 तरह का क्रॉस बन सकता है। तो ये 6 इस तरह का सारा क्रॉस हम बनाएंगे, और बनाकर जो बनाते हैं उसको बना के उसको मिक्स करके हम इसको एज ए वैरायटी हम इस्तेमाल करते हैं। तो 3 इसमें प्राइमरी स्टेप है बोलते हैं। एक तो है कि असेंबली ऑफ पेरेंट्स, असेंबली ऑफ GCA, असेसमेंट ऑफ GCA और रैंडम मेटिंग। मतलब पहले हम जनक का चुनाव करेंगे। हमारे पास मान लीजिए और भी इनब्रेड हैं, E, F, G, H, I, J, ऐसा हम बहुत सारा इनब्रेड लाइन तैयार कर चुके हैं। हम ये सब इनब्रेड लाइन हम बनाए हैं, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, ये सब इनब्रेड लाइन हम तैयार किए हैं। तो उसमें से हम पहले जनक जो है उनका देखेंगे कि किनको हमको जनक लेना है। तो 4 से 6 इनमें से चुन लेंगे। उनका हम जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी, आपस में कॉम्बिनेशन कैसा होता है वो टेस्ट करेंगे, और उसके बाद रैंडम मेटिंग, मतलब उनमें आपस में हम इस तरीके से क्रॉस बनाएंगे, रैंडमली क्रॉस बना करके, और वैरायटी को हम तैयार करते हैं। तो इसमें ये 3 स्टेप रहता है सिंथेटिक वैरायटी बनाने में। तो जैसा कि मैंने बताया कि इनब्रेड्स को टेस्ट करते हैं, इनब्रेड की जांच करते हैं कि उनका कॉम्बिनेशन कैसा बन रहा है, और सिंथेटिक वैरायटी को फिर हम बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? उनका आपस में क्रॉसिंग करके। तो जो इनब्रेड्स जो है अच्छा दे रहे हैं, जिनमें कंबाइनिंग एबिलिटी जिनकी अच्छी है, उनको हम लेके आपस में क्रॉस बनाते हैं। तो इक्वल अमाउंट ऑफ सीड फ्रॉम ऑल पेरेंटल लाइन्स आर मिक्स्ड, प्लांटेड इन आइसोलेशन, ओपन पॉलिनेशन इज अलाउड, एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस क्रॉस इन ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। मतलब क्या कर रहे हैं, जो पेरेंटल लाइन है जिनको जनक के तौर पे हम ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं A, B, C और D, ये 4 को मैंने जनक लिया, तो इन चारों को लेंगे, बराबर मात्रा में उनकी बीज को लेंगे, मिक्स करेंगे, उनको मिला देंगे, उनको लगाएंगे आइसोलेशन में, मतलब एक अलग जगह पे लगाएंगे जहां आसपास में कोई दूसरा वैसा नहीं हो।
तो मान लीजिए ये 4 को हम जनक लिए हैं, इसका 100 सीड, इसका 100, इसका 100, इसका 100, बराबर मात्रा में 100 सीड ले लिए, 400 सीड हो गया। उनको मिला दिए, मिला के उनको एक अलग थलग अलग एरिया में लगा दिया, आइसोलेशन में उनको लगा दिए। उनमें आपस में हम ओपन पॉलिनेशन होने देते हैं। और हम ये मान के चलते हैं कि जब हम खुले में छोड़ दिए हैं तो आपस में जो भी सारा पॉसिबल क्रॉस उसमें आपस में पर परागन हो जाएगा, तो उसमें सब जो भी होगा आपस में उनका क्रॉस हो जाएगा। तो फिर उनको हम, जैसा कि मैंने बताया कि ऑल पॉसिबल क्रॉसेस आर मेड अमंग सिलेक्टेड लाइंस, तो इनके आपस में जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्रॉस बन सकता है वैसा हम क्रॉस उसको बनाएंगे आइसोलेशन में, अलग में। और फिर जो है बीजों को हम बल्क में हार्वेस्ट करते हैं, मतलब एक साथ बीज को लेते हैं और बल्क कर देते हैं, मिला देते हैं। और जो अगली पीढ़ी जो हम उससे उगाते हैं ये बीजों को मिला करके, वो सिंथेटिक 1 जनरेशन बोला जाता है, सिंथेटिक वैरायटी का। तो जो पेरेंटल लाइन्स, तो हम क्या कर रहे हैं, जो पेरेंटल लाइन या जो जनक का हम चुनाव किए हैं, ABCD मान लीजिए 4 इनब्रेड लाइन को हम चुनाव किए हैं कि इनसे हम इनब्रेड से हम सिंथेटिक वैरायटी बनाएंगे। तो 4 या 6 लेते हैं, मान लीजिए ये 4 लिए हैं, तो ये 4 को हम लेते हैं, इनके बराबर बराबर मात्रा में बीज लेते हैं और हम एक अलग जगह में लगा देते हैं, वहाँ पर उनको उगाते हैं। मान लीजिए इस सब को उगाए हैं एक अलग जगह पे जहाँ पे आसपास में उससे मिलता जुलता कुछ नहीं है। फिर उनका आपस में हम क्रॉस बनाते हैं, जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है, जैसे AB, AC, AD, BC, BD, CD, सब तरह का क्रॉस हम बनाते हैं। और उस क्रॉस में से जो बीज मिलता है उस बीज को हम लेते हैं, उसको एक साथ मिलाते हैं और फिर उससे अगली जो पीढ़ी उगाते हैं उसको सिंथेटिक 1 जनरेशन बोला जाता है, सिंथेटिक वैरायटी का। तो सिंथेटिक वैरायटी बनाने में हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली इनब्रेड लाइन तैयार कर रहे हैं। इनब्रेड लाइन को पहले हम टेस्ट कर ले रहे हैं कि उनका आपस में कॉम्बिनेशन कैसा हो रहा है, उनकी जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी कैसी है, आपस में वो कैसा कॉम्बिनेशन होता है। जो अच्छा कॉम्बिनेशन हो रहा है, ऐसे हम 4 या 6 लाइन को लेते हैं और उनको लेके उनको अलग जगह पे लगाते हैं, उनका आपस में क्रॉस बनाते हैं, वो बीज को लेते हैं और वो बीज से फिर अगली जो पीढ़ी हम उगाते हैं वो सिंथेटिक 1 जनरेशन होता है। तो इस तरीके से सिंथेटिक वैरायटी का डेवलपमेंट किया जाता है। तो हाइब्रिड और सिंथेटिक में अंतर ये है कि हाइब्रिड में हम कोई जो एक कॉम्बिनेशन को लेते हैं, जैसे इससे जो क्रॉस हो रहा है AB, AC, AD, BC, BD, CD, उसमें से जो सबसे अच्छा हो रहा है, मान लीजिए BC का क्रॉस सबसे अच्छा हुआ तो हम उसको एज ए हाइब्रिड लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हम सबको मिला के एक वैरायटी बनाते हैं, तो उसमें नेचुरली जीन्स का मिक्सचर इसमें ज़्यादा होगा, इसमें अलग अलग पेरेंट्स सबको मिला रहे हैं तो अलग अलग जीन्स होंगे, तो ये जो खेत में जब ये लगेगा तो उस तरह से एक जैसा नहीं दिखेगा। हाइब्रिड में चूँकि हम एक ही क्रॉस को लेकर कर रहे हैं तो सारा जो है एक जैसा दिखेगा। तो एक बार जब ये बन जाता है तो उसको हम फिर अलग से मेंटेन करते हैं, आपस में क्रॉस पॉलिनेशन कर करके मेंटेन करते हैं और इसको 4 से 5 पीढ़ी तक हम इसको इस तरीके से चला सकते हैं। तो जो पेरेंट्स हम यूज़ करते हैं वो क्लोन हो सकता है, इनब्रेड लाइन हो सकता है और ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी हो सकता है। इस तरह का अलग अलग चीज़ हो सकता है जिसको हम जनरली टेस्ट कर लेते हैं जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी के तौर पे। तो इसका सबसे पहले सजेस्ट जो है वो हेज एंड गार्बर ने किया था, मेज में सिंथेटिक वैरायटी बनाने के बारे में 1922 में उन्होंने प्रपोज किया था। तो सिंथेटिक वैरायटी बोलता है ग्रेट वैल्यू इन क्रॉप्स जहाँ पर पॉपुलेशन कंट्रोल मुश्किल है, तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रॉस पॉलिनेशन है, बहुत ज़्यादा पर परागन जो है बहुत ज़्यादा है, जैसे ग्रास है, क्लोवर है या शुगर बीट है, मेज है, वहाँ पर ये अच्छा है क्योंकि पॉलिनेशन एक बार जो वैरायटी बनाए फिर उसमें हमको पॉलिनेशन परागन को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, उनको हम अलग से लगाते हैं, आपस में सब क्रॉस बनने देते हैं, तो वहाँ पे कोई हमको कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ पे मुश्किल है कंट्रोल करना वहाँ पे सिंथेटिक वैरायटी अच्छा है। तो इसके मेरिट्स देखेंगे कि ये हाइब्रिड से कम कॉस्टली होता है क्योंकि हाइब्रिड में इंडिविजुअल क्रॉस हमको बनाना है, एक संकर बनाना है, तो उससे A और B का ही बनाना है तो A को ही लेना है फीमेल, B को ही मेल,
तो यहाँ पर वो चीज़ नहीं है, तो ये कॉस्टली कम होता है, इसमें लेबर पैसा मनी जो है वो कम लगता है, ये ड्यूरेबिलिटी भी इसकी ज़्यादा होती है। तो फार्मर्स कैन मेंटेन, एक बार फार्मर वैरायटी लिया तो 4-5 साल तक उसको इस्तेमाल कर सकता है, जबकि हाइब्रिड में हर साल बीज खरीदना पड़ेगा। और बिकॉज ऑफ वाइडर जेनेटिक बेस ये मोर स्टेबल होते हैं, मतलब इसमें चूँकि जीन्स ज़्यादा होते हैं, 4-5 पेरेंट, 4 या 6 पेरेंट्स को लेके बना रहे हैं, तो 4 अलग अलग स्रोत से जीन आ रहा है, तो अलग अलग जीन उसमें होंगे, तो ये अनुकूलन की क्षमता इसमें ज़्यादा होती है। तो सीड्स में जो है इतना स्किल कलाकारी की ज़रूरत इसमें नहीं है हाइब्रिड में जितनी ज़रूरत है, तो सिंथेटिक में इतनी कलाकारी, इमैस्कुलेशन वो सब करने की इसमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसके जो डीमेरिट्स हैं वो है कि परफॉर्मेंस इसका ऑब्वियसली मिक्सचर है, तो हाइब्रिड से थोड़ा सा कम होगा परफॉर्मेंस इसका, तो ये इसका मेनली डीमेरिट है। हाँ, इसको लगे। और एक इससे मिलता जुलता है कंपोजिट वैरायटी, जो कि सिंथेटिक से मिलता जुलता टर्म है। तो सिंथेटिक और कंपोजिट में सिर्फ अंतर यही है कि सिंथेटिक में हम जो 4 और 6 इनब्रेड लाइंस लिए हैं या जो पेरेंट्स को चुनाव किए हैं, उनको हम टेस्ट करते हैं कि उनकी इन जनरल आपस में कॉम्बिनेशन कैसा बैठ रहा है, कंबाइनिंग एबिलिटी उनकी कैसी है, जिनका अच्छा है उसी को लेके हम सिंथेटिक बनाते हैं। यहाँ पर हम ऐसा कुछ टेस्ट नहीं करते, सिर्फ उनको ले करके और बना देते हैं। तो इसमें जो है सिर्फ सीड को मिक्स कर देते हैं फिनोटिपिकली आउटस्टैंडिंग लाइंस का, और फिर उसमें ओपन पॉलिनेशन। तो इसमें सिर्फ सीड को मिला देते हैं, जो भी फिनोटिपिकली ऊपर से अच्छा दिख रहा है उसको हम मिला देते हैं, उनका ओपन पॉलिनेशन करते हैं, और उससे जो सीड मिलता है उसको लेके हम एज ए वैरायटी रिलीज़ करते हैं। तो कंपोजिट में हम टेस्ट नहीं करते हैं। तो कंपोजिट में GCA का जो टेस्ट है, ये GCA टेस्ट कंपोजिट में हम नहीं करते, जबकि सिंथेटिक के केस में हम ये टेस्ट करते हैं। तो इन दोनों में अंतर यही है। तो रेयरली टेस्टेड फॉर GCA, नॉर्मली टेस्ट नहीं करते हैं, और मेंटेन्ड बाय ओपन पॉलिनेशन। तो ये था आपका हाइब्रिड वैरायटी, सिंथेटिक वैरायटी और रिकरेंट सिलेक्शन, इन सब के बारे में।